If I am audible enough, then we will start the session. So I am देव प्रभाकर सिंह तोमर और मैं एक छोटे से विलेज कौंथर से आता हूँ जो मुरैना ज़िले में आता है एमपी के। लेकिन मेरी जो एजुकेशन है वो एक पास के ही शहर ग्वालियर में हुई है। स्टार्टिंग से लेकर 12th तक की जो हायर सेकेंडरी की एजुकेशन है वो मैंने वहाँ पर करी। और उसके बाद 12th के टाइम पे ही मैं थोड़ा मैथ्स में अच्छा था, तो सब लोगों ने ये सजेशन दिया कि आप जो है आईआईटी ट्राई करिए। तो फिर मैंने जेई एडवांस का जो एग्ज़ाम होता है वो मैंने दिया और उसके बाद मेरा सिलेक्शन जो है आईआईटी रोपड़ में हुआ और मेरा जो ग्रेजुएशन है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आईआईटी रोपड़ से मैंने किया। ग्रेजुएशन के टाइम पे स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो मेरा इंटरेस्ट थोड़ा साइंस की तरफ ही ज़्यादा था। इन द सेंस मैं साइंटिस्ट या फिर इंजीनियर वाली जो कोर पोजीशंस होती हैं उसी में अपने करियर को ज़्यादा इमेजिन करता था। और मैंने ये चूज़ किया भी। जब मेरा 3rd ईयर था तो इंटर्नशिप मेरी फिलिप्स में लगी और मैं वहाँ पर गया। वहाँ पे मैंने काम किया और मेरी जॉब भी उन्होंने ऑफ़र करी जिसको पीपीओ बोलते हैं। और उसके बाद मैंने 1 साल वहाँ पे जॉब भी करी एज अ साइंटिस्ट फिलिप्स हेडक्वार्टर्स एम्स्टरडैम में। लेकिन उस टाइम पे जब मैं जॉब कर रहा था तो थोड़ा एक सबकॉन्शियस माइंड में था कि यूपीएससी के बारे में कुछ लोग बोलते रहते थे, मम्मी पापा भी खासकर दिलाते रहते थे याद कि आईएएस आईपीएस की तैयारी करो। तो सोचा कि एक बार सिलेबस ओपन करके देख लेते हैं कि इसमें होता क्या है, पूछा क्या जाता है। तो फिर मैंने ऐसे ही रैंडमली यूपीएससी का सिलेबस ओपन किया था और पहली बार देखा था कि यूपीएससी का पेपर का पैटर्न क्या है, यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है और इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि हम डिस्कस भी करेंगे कि यूपीएससी अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम है भी। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उसको इंटरेस्टिंग बनाती हैं। तो जब मैंने एग्ज़ाम के सिलेबस को देखा तो इसमें जो सिलेबस था उसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, ऑलमोस्ट ऐसा कोई टॉपिक नहीं था जिसको हम बोले कि छोड़ दिया है यूपीएससी ने। इवन मैथ्स तक का यूज़ हो जाता है अगर हम बात करें सीसेट का। और जब इसका रोल देखा कि मतलब इस एग्ज़ाम को देने के बाद आपको जो जॉब मिलती है उसका प्रोफाइल क्या है, उसमें हम करते क्या हैं, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि आप अगर आईएएस बनते हैं तो एक ज़िले को एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हेड कर रहे हैं। अगर आप आईपीएस बनते हैं तो आप लॉ एंड ऑर्डर के मामले में एक पूरे एक शहर को हैंडल कर रहे हैं। तो आप जिस भी पोजीशन पे जाओगे वहाँ पे जो रोल है वो काफ़ी मल्टी डायमेंशनल है। तो इस चीज़ में मेरे को बहुत इंटरेस्ट आया कि हम थोड़ा-सा ये कर सकते हैं कि इसमें जाया जा सकता है, या फिर एक ऐसी फ़ील्ड है जिसमें थोड़ा और इंटरेस्टिंग लगेगा, थोड़ा और चैलेंजिंग लगेगा। जो मेरी खुद की फ़ील्ड थी साइंटिस्ट वाली वो तो थी, तो इसको ट्राई करने का सोचा। फिर उसको धीरे-धीरे पढ़ना स्टार्ट किया। पढ़ना स्टार्ट करने के बाद जब मैंने चीज़ों को और समझा, तो फिर आया कि नहीं, अब तो मैं इस एग्ज़ाम के लिए ऑल इन होना चाहता हूँ, भले ही इसके लिए कितना भी रिस्क लेना पड़े। तो फाइनली मैंने क्या किया कि इसको 1 साल नौकरी करने के बाद इस एग्ज़ाम को देने की सोची और पूरा रिस्क लेते हुए जॉब से रिज़ाइन किया और तैयारी स्टार्ट करने का डिसीजन ले लिया 2019 में। वहाँ से यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट होती है। वहाँ से यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट हुई तो ये थोड़ी लंबी चलेगी, हम इस पर डिस्कस भी करेंगे। और जैसे कोई बोल भी रहा है प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी के बारे में, तो हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो उसमें ये था कि जर्नी मैंने ये सोचा था कि शायद एक अटेम्प्ट में ही हम प्रीलिम्स को निकाल लेंगे, मेंस को निकाल लेंगे, फाइनली इंटरव्यू वाली स्टेज भी क्रैक कर लेंगे और सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा हुआ नहीं। तो 19 में मैं वहाँ से जब आया, थोड़ी बहुत पढ़ाई मैंने कर ली थी, तो 19 का अटेम्प्ट भी दिया। फुल फ्लेजेड नहीं था बट दे दिया। उसके बाद फिर 20 का अटेम्प्ट दिया। फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स भी नहीं निकल पाया। फिर 3rd अटेम्प्ट में जाके प्रीलिम्स में पहली बार हुआ और मेंस लिखने का मौका मिला। बट उस टाइम पे मेंस में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस निकल के नहीं आ पाई। उसके बाद फिर लगातार 22, 23 और 24 वाले अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा और फाइनली 2024 जो मेरा लास्ट अटेम्प्ट भी था, वहाँ पे जाके ये सिलेक्शन हुआ मेरा, है ना। फाइनल सिलेक्शन 629th रैंक के साथ। अब इस जर्नी में ये हमको परसिवरेंस का लेसन भी सिखाती है कि मैंने इस एग्ज़ाम को पूरे 6 अटेम्प्ट दे दिए। और उसके पीछे रीज़न भी यही था क्योंकि मैं एक बहुत ही प्रेस्टीजियस जॉब छोड़ के आया था। तो प्रेस्टीजियस जॉब अगर छोड़ी है और आप रिस्क ले रहे हो, तो दिमाग में ये तो होना चाहिए कि अगर आपने रिस्क लिया है तो आप इसको ऑल इन दो, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। अगर आपने रिस्क लिया है तो आप उसको पूरी तरह निभाने की कोशिश करो। तो ये मेरे दिमाग में था कि मैं भले ही सारे के सारे अटेम्प्ट लग जाए बट पूरे देंगे। अगर होता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो अगर किस्मत में नहीं लिखा होगा तो नहीं होगा। अब अगर सिलेक्शन वाला जो दिन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब फाइनली आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो, 22 अप्रैल का वो दिन था। उसके एक दिन पहले भी टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग एक्टिव रहते होगे, तो माहौल बना हुआ था कि रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है। तो रिजल्ट का वेट कर रहे थे, लेकिन फिर ये है कि क्योंकि 21 वाला माहौल ख़राब हो गया तो रिजल्ट आया नहीं था, तो 22 वाले का भी कुछ भरोसा था नहीं। तो मैं एक्चुअली ट्रैवल कर रहा था और मैं कार में था और मेरे पास किसी और का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे रिजल्ट आ गया, आपका हो गया है। और मुझे उस पर भरोसा नहीं हुआ।
तो फिर मैंने क्या किया, खुद भी मोबाइल को खोला, लिस्ट को देखा, सर्च किया, उसके बाद जब नाम देखा, फिर रोल नंबर भी मैच किया, तब जाके भरोसा हुआ कि फाइनली सिलेक्शन हो गया है। और साथ-साथ में जब तक मैं खोल रहा था तब तक काफ़ी ज़्यादा कॉल्स, 10-15 कॉल्स भी आ चुके थे, तो कहीं न कहीं ये भरोसा हो गया था कि आई थिंक हो ही गया है। तो वो वाली फीलिंग फिर सिंक इन करने में 1-2 घंटे तो लग जाते हैं। ये बात की जाए अगर सिलेक्शन, सब लोग पूछते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत आते हैं कि जब सिलेक्शन होता है तो कैसा फ़ील होता है? कैसे पता पड़ता है? तो पता पड़ने का तो ऐसा है कि अगर सिलेक्शन होता है तो अपने आप भी पता पड़ जाता है। बाकी अगर आप टेलीग्राम पे एक्टिव होते हो और वैसे भी नॉर्मली एक्टिव होते हो तो आजकल यूपीएससी के रिज़ल्ट के बारे में पता चल ही जाता है। अब एक क्वेश्चन और आता है, मतलब पहले हम जो क्वेश्चंस ले रहे हैं वो सारे वो ले रहे हैं, आपके क्वेश्चंस भी लेंगे जो स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में ला रहे हैं। इसके पहले सारे क्वेश्चंस वो हैं जो मोस्टली स्टूडेंट ने हमको रिकमेंड किए थे कि ये क्वेश्चंस आप ले लेना। तो उसमें से एक फ्रिक्वेंट क्वेश्चन ये भी आता है कि आप सक्सेस का क्रेडिट कैसे देना चाहते हो? बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं। तो अगर क्रेडिट की बात करी जाए तो फैमिली को ही क्रेडिट देना भी चाहिए सक्सेस के लिए, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट किया है। तो उसमें मैं अपने मम्मी-पापा को पूरा क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सपोर्ट किया। फिर मैं मैरिड भी हूँ तो वाइफ़ को सपोर्ट देता हूँ कि उसने भी सपोर्ट किया। तो ये पूरा फैमिली की सक्सेस, कलेक्टिव सक्सेस इसको बोला भी जाता है। तो कलेक्टिव सक्सेस इसको मैं मानता भी हूँ, तो ये सपोर्ट पूरा जो है सक्सेस का क्रेडिट उनको जाता है। अब एक क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स के ऊपर कि प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी के बारे में सर बताओ कमेंट सेक्शन में, और यही मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन भी है कि प्रीलिम्स के लिए क्या करना चाहिए, है ना? अब प्रीलिम्स के लिए देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मेरा स्टार्टिंग के 2 अटेम्प्ट में निकला नहीं था, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि मैं सिर्फ कंटेंट के पीछे भाग रहा था। और ये बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, उनका क्या रहता है कि उनको लगता है कि शायद ये जो एग्ज़ाम है, क्योंकि ये ह्यूमैनिटीज़ वाले टॉपिक्स का है, तो शायद सिर्फ कंटेंट से काम चल जाएगा। बट मेरा ये मानना है कि जितना ये एग्ज़ाम कंटेंट का है, उससे ज़्यादा कहीं न कहीं स्ट्रैटेजी का भी है। अभी हम कंटेंट पे भी बात करेंगे कि साइंस एंड टेक का एक क्वेश्चन आया कि साइंस एंड टेक में क्या करना होता है, पॉलिटी, इकोनॉमी में क्या करना होता है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्रीलिम्स को निकालने का सबसे बड़ा फ़ॉर्मूला है कि आप टेस्ट बहुत लगाइए। मैंने स्टार्टिंग के 2 अटेम्प्ट में 1-2 टेस्ट लगाए थे और गलती से उसमें अच्छे मार्क्स आ गए थे, तो मेरे को लगा शायद अब टेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है और सिर्फ कंटेंट पे फ़ोकस किया जाए, और इस चक्कर में हुआ भी नहीं। थर्ड अटेम्प्ट में मैंने सबसे पहला जो चेंज लाया अपनी स्ट्रेटजी में, वो ये था कि मिनिमम मैं 40 से 50 टेस्ट लगाऊंगा, खासकर जो आखिरी वाले 4 महीने का टाइम फ्रेम होता है, जनवरी से लेकर अप्रैल वाला। मतलब मोस्टली उस टाइम पे मई में एग्जाम होता था, अभी अप्रैल में हो जाता है, तो आप उसको उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, है ना? तो अब ये है कि इतने सारे टेस्ट हम लगाएंगे कैसे और उनका यूज़ कैसे करना है, मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले तो ये है कि जैसे आपने ये डिसाइड कर लिया कि आप 40 से 50 टेस्ट लगाओगे और आपने लेट से आज एक टेस्ट लगाया, उस टेस्ट को लगाने के बाद उसको आपके सॉल्यूशंस को देखना होता है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपकी मिस्टेक्स किस तरह की हो रही हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो पहले ये चेक करता है, मतलब ब्लड टेस्ट वगैरह करवा के, कि आपको एक्चुअली में बीमारी क्या है, कमी क्या है। उसके बाद दवाई का रिकमेंडेशन होता है। तो मॉक टेस्ट की भी हम एनालिसिस ऐसे करते हैं कि उसमें हमारी गलतियाँ कहाँ पे हो रही हैं, सिली मिस्टेक ज़्यादा हो रही है, या फिर हम कंटेक्स्ट वाली मिस्टेक ज़्यादा कर रहे हैं, या फिर अंडरस्टैंडिंग हमारी वीक रह जा रही है ना? ये सब तो हमारी ओवरऑल एनालिसिस हो गई। इसके बाद हम ये एनालाइज करते हैं कि सेक्शन कौन सा वीक है। अगर आप फुल लेंथ टेस्ट लगा रहे हो, पॉलिटी में मिस्टेक ज़्यादा हो रही है, कि साइंस एंड टेक आपका वीक निकल के आ रहा है, कि इकोनॉमी निकल के आ रहा है, ये सारी चीज़ों को हम वहाँ पे जो है चेक करते हैं एनालिसिस शीट जब हम बनाते हैं, है ना? अब एनालिसिस शीट बनाने के बाद फिर हमारा काम खत्म नहीं हो जाता है, हमको सॉल्यूशन को भी देखना है, और सॉल्यूशन से बैक लर्निंग भी बोलते हैं, जिसको रिवर्स इंजीनियरिंग भी बोला जाता है। कि लेट से आपने टेस्ट लगाया और आपके 100 क्वेश्चन में से 50 राइट हुए और 40 रॉन्ग हो गए, आपने 90 अटेम्प्ट किया था तो 40 रॉन्ग हुए हैं, तो उसमें क्यों गलतियां हुई हैं आपकी, कहाँ पे कंटेंट वीक रह गया था, आपने अटेम्प्ट किया तो उसमें आप 50-50 तक पहुंच के ये लॉजिक नहीं लगा पा रहे हो, या फिर आपको साइंस एंड टेक के क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, गलती एक्चुअली में हो कहाँ पे रही है। वो बैक इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है मॉक टेस्ट के लिए। अब इसमें एक चीज़ और ये भी निकल के आती है कि अगर आपको प्रीलिम्स के पेपर में अच्छा परफॉर्म करना है तो आपको मल्टीपल राउंड में पेपर लगाना चाहिए। इसका कोई तोड़ नहीं है। मतलब अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि अगर आप सिर्फ एक राउंड में पेपर लगा रहे हो और आप उसमें सक्सेस निकाल लोगे, तो ये हो भी सकता है, बट ज़्यादातर चांसेस है कि उसमें नहीं होगा। मल्टीपल राउंड की निकल के आता है कि आप इसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से बनाओ। जैसे मैं अपना टाइम स्टैम्प शेयर कर देता हूँ, आई थिंक स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो मैंने अपना फिक्स कर रखा था, जैसे यूट्यूब पे आजकल टाइम स्टैम्प आते हैं, तो मेरा ये रहता था कि 1 घंटा 10 मिनट में मेरा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाना चाहिए। सेकंड राउंड मेरा जो है 20 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए, तो 1.5 आवर्स में आपके जो 2 राउंड खत्म हो गए। थर्ड राउंड 15 मिनट्स और फोर्थ राउंड 15 मिनट्स।
टोटल मिला के आपके 2 घंटे को मैंने इस तरह से अरेंज कर रखा था। बट ये राउंड्स क्यों कर रहे हैं हम लोग और इसमें क्या-क्या करना होता है? तो पहले राउंड में आप सारे क्वेश्चंस को रीड करोगे और सिर्फ वही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे जो आपको 100% आता है। सेकंड राउंड में आप क्या करोगे? उन क्वेश्चंस को करोगे जो आपने फर्स्ट राउंड में 50-50 कर दिया है। क्योंकि होता ये है कि फर्स्ट राउंड में जब आप क्वेश्चंस को देखते हैं तो लेट्स से फर्स्ट क्वेश्चन आपको नहीं आया, आपने छोड़ दिया। सेकंड क्वेश्चन आपको आधा-अधूरा आया तो आपने 50-50 कर दिया। थर्ड क्वेश्चन आपने देखा पूरा आ गया, आपने मार्क कर दिया। तो ऐसे-ऐसे करते-करते कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको 100% मार्क कर दिए होंगे, कुछ 50-50 भी होंगे। वो आपको सेकंड राउंड में लेना है। फिर थर्ड राउंड में हमको उन सारे क्वेश्चंस को लेना होता है जिसमें आप 1/3 श्योर हो, यानी कि सिर्फ एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पाया है और बाकी ऑप्शन आपने एलिमिनेट नहीं कर पाए हैं। तो इस तरह से हमारे मल्टीपल राउंड्स चलते हैं, उसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड भी अच्छा काम करता है, सिली मिस्टेक्स भी कम हो जाती हैं और बेटर चांसेस होती हैं कि आप उसमें अच्छा स्कोर कर लोगे, है ना? तो ये प्रीलिम्स में स्ट्रेटजी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और जैसे मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, लिंक अगर आप देखोगे तो देव तोमर 1997 डालोगे तो उसपे मिल जाएगी। तो उसमें मैं ये सारी स्ट्रेटजीज़ शेयर भी करता हूँ कि आपको किस तरह से राउंड्स वाली प्रैक्टिस करना है प्रीलिम्स के लिए। और ये प्रैक्टिस से मुझे लगातार 4 बार प्रीलिम्स निकालने में बहुत हेल्प मिली है। मतलब अगर मैं मिनिमम कंटेंट के साथ भी जाऊँगा, अगर मैं राइट स्ट्रेटजी और लॉजिक अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं इस एग्ज़ाम को ईज़िली जो है निकाल सकता हूँ। ये इतना कॉन्फिडेंस मुझे फ़ील होता है। ये चीज़ प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम सेक्शंस की बात करेंगे, तो लोग बात कर रहे थे कि साइंस एंड टेक, क्योंकि इस बार 25 का पेपर लोगों ने देखा, साइंस एंड टेक बहुत टफ आ गया। तो इसमें ऐसा है कि देखो, साइंस एंड टेक हमेशा से एक ऐसा सब्जेक्ट रहा है जिसमें यील्ड जो होती है या फिर एक्यूरेसी है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं रही है, लेकिन आप उसको प्रिपेयर करने का तरीका है। क्या तरीका है कि हमको करंट अफेयर मैगजीन्स बहुत रेगुलरली फॉलो करना है, करंट अफेयर बहुत रेगुलरली फॉलो करना है, ये तो है ही है। और अगर आपका जनरल साइंस वीक वीक है, जैसे मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ तो मेरा नहीं था, बट कुछ दोस्त मेरे ऐसे हैं जिनका ये वीक रहा है, तो एक जनरल साइंस की बुक आती है लूसेंट की। उससे आप जो जनरल साइंस वाला बैकग्राउंड है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। जैसे थोड़े बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स हो गए, प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल, आजकल तो नहीं आया, इस साल तो नहीं आया, बट 2020-21 में आते थे। या फिर फिजिक्स के कॉन्सेप्ट है, माइक्रोग्रेविटी वगैरह जो क्वेश्चन आए, उसका थोड़ा बहुत आइडिया आपको वहाँ से लग सकता है। तो अगर जनरल साइंस आपकी वीक है तो वहाँ से कर लिया। और जो एप्लीकेशन वाले जो चैलेंजेस हैं, एप्लीकेशन वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको मैगजीन से कवर होते रहेंगे, है ना? ये साइंस एंड टेक की प्रिपरेशन का क्योंकि स्टूडेंट ने मेंशन किया था तो वो था। सिमिलरली अगर हम बात करें तो इकोनॉमी की, पॉलिटी की और इन सब टॉपिक्स की अगर बात कर दिया तो एक स्टैंडर्ड बुक हर कोई फॉलो करता है, उसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन साथ साथ में आप सेक्शनल टेस्ट बहुत लगाओ, वहाँ से रिवर्स लर्निंग करो, तो आपका प्रैक्टिकल साइड स्ट्रांग होगा। और प्रीलिम्स अगर निकालना है तो सिर्फ कंटेंट से काम नहीं चलेगा, जैसा मैं बार बार बता रहा हूँ। आपको सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं, फुल लेंथ टेस्ट लगाने हैं, बैक लर्निंग करनी है, रिवर्स लर्निंग करनी है, तब आप समझ पाओगे आपकी मिस्टेक्स कहाँ कहाँ पर होती हैं, कहाँ पे सुधार करना है ना? चींटी जब चढ़ती है पहाड़ पे, बार बार नीचे गिरती है, फिर दोबारा सीखती है, फिर ऊपर चढ़ती है, तब जाके सक्सेस हो पाती है। वही चीज़ इसमें होती है कि हम बार बार जब सीखते हैं और लर्निंग करते हैं, बैक लर्निंग होती है, तब बेटर हो पाता है ना? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीलिम्स से रिलेटेड था। इसके बाद मेजरली जो क्वेश्चन स्टूडेंट ने भेजे हैं, कुछ क्वेश्चन हमें लिख के भेजे हैं, तो उसमें सबसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है वो ये है कि मेंस की प्रिपरेशन में अब क्या किया जाए। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रीलिम्स का आइडिया है, उनका प्रीलिम्स निकल भी जाता है, बट फिर वो मेंस में फंस जाते हैं। तो मेंस में जो चीज़ों में फंसते हैं, एक तो ऐसे है, आपने देखा भी होगा, अगर टॉपर्स की बहुत सारी जो है आजकल आंसर जो क्या नाम है, मार्कशीट्स हैं, वो बहुत वायरल हो जाती हैं। इवन जो आंसर शीट्स हैं जो वो मॉक टेस्ट में लिखते हैं, वो भी फिर बाद में लोग देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, बट मार्कशीट काफ़ी वायरल होती है। तो उसमें ये पता पड़ता है कि ऐसे में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। इवन जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जो 1000 लोग सिलेक्ट हुए हैं, उसमें आप देखोगे किसी के तो 60-70s में मार्क्स हैं और किसी के आप देखोगे इवन 140s 150s में भी पहुंच जाते हैं। यानी कि 80-90 का वेरिएशन हो जाता है। इतना ज़्यादा वेरिएशन जीएस 1 2 3 में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जो कि मेक एंड ब्रेक वाला रोल है। यानी कि आपका जो रोल है वो क्या है, मतलब ऐसे का जो रोल है वो क्या है, या फिर तो आपको बना देगा आईएएस, या फिर आपको बहुत पीछे भी छोड़ सकता है। तो ऐसे पे पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। अब जो नए एस्पिरेंट हैं उनको अगर नहीं मालूम होगा तो मैं बता दूं कि ऐसे का जो पूरा एक तरह से अगर प्रोफार्मा देखा जाए वो चेंज हो गया है। सारे एसेस आजकल फिलोसॉफिकल आते हैं। अब फिलोसॉफिकल एसेस में दिक्कत ये आती है कि स्टार्टिंग में आपको कंटेंट बनाने में ही बहुत टाइम लगता है, या फिर आपको बहुत प्रेशर फील होता है कि एक छोटी सी लाइन है, जैसे उन्होंने पूछ लिया कि मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन, ये 2023 का क्वेश्चन आया था। सिर्फ इतनी सी लाइन है। अब आप इतनी सी लाइन में कैसे कंटेंट, जो 12 पेज आपको लिखने होते हैं ऐसे कि एक ऐसे के ऊपर, आप वो कैसे लिख पाओगे? तो वहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत काम आती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप कोई भी ऐसे का टॉपिक जो आपको दिया गया है, आपके पास ऑप्शंस होते हैं। आपके पास सेक्शन ए में भी 4 ऑप्शन होते हैं, सेक्शन बी में भी 4 ऑप्शन होते हैं। आपको सबसे पहले वही ऑप्शन चूज करना है जिसको आपको लग रहा है कि आप ब्रेक कर सकते हो, जिसका आप एसेंस समझ गए हो, यानी कि मीनिंग आपको समझ में आ गया है।
लेट्स से अगर आपको मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन इसका मीनिंग समझ में नहीं आया तो आप इस ऐसे पे मत जाइएगा। और अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इस पर जाना ही है तो उसकी कुछ ट्रिक्स होती हैं। सबसे पहले हमको उसके कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं, जैसे एक मैथमेटिक्स कीवर्ड है, एक म्यूजिक कीवर्ड है, एक रीजन कीवर्ड है। इन कीवर्ड्स को अंडरस्टैंड करना है, फिर इनको ब्रेक करते हुए हमें ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि इन तीनों का आपस में कनेक्शन क्या है और क्यों ये बोला जा रहा है कि मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन है। तो इसमें जो पत्रकारों वाली ट्रिक है कि हम वॉट वाई व्हेन वेयर वाला जो मेथडोलॉजी लगाते हैं, पत्रकार जब सवाल पूछने के लिए जाते हैं तो हम भी सवाल पूछते हैं ऐसे से कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स एंड व्हाट इज द रिलेशन ऑफ मैथमेटिक्स विद द म्यूजिक एंड व्हाट इज द रिलेशन ऑफ मैथमेटिक्स विद द रीजन। ऐसे हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन इन कीवर्ड्स से जब अपने आप से क्या नाम है आस्क करेंगे, ब्रेन स्टॉर्म करेंगे, तो हमको कुछ कुछ आइडियाज लगेगा, उससे हमको एसेंस समझ में आएगा। और बैठे बैठे हमको आधे घंटे करीब करीब मिलता है ऐसे को ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए, और 1 घंटा मिलता है लिखने के लिए। 1.5 घंटे का टाइम एक ऐसे के लिए होता है। तो उसमें हमको ये सारी चीज़ें करनी है, फिर पॉइंट्स भी सोचना है, इंट्रोडक्शन भी सोचना है, कंक्लूजन भी सोचना है, और बीच में हमको मल्टी डायमेंशनल ऐसे भी लिखना है, पॉलिटी से भी लिंक करना होता है, बाकी चीज़ों से भी लिंक करना होता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब ऐसे के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब इसका अगर डिटेल आपको जानना है तो अगेन आप टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हो, लेकिन ये कि बेसिक आइडिया है कि अगर आपको ऐसे का अगर अच्छा स्कोर करना है, जैसे मेरे ऐसे में मार्क्स ठीक ठाक आए हैं, पहले वाले अटेम्प्ट में 120 आए थे, इस साल रिड्यूस हुए हैं 107 है, बट जितना मेरी सिलेक्टेड लोगों से बात हुई है तो उसमें काफ़ी सिलेक्टेड लोगों के 80s 90s में भी मार्क्स हैं। तो एक चीज़ जो वर्क करी है वो क्या करी है कि मैं बीच बीच में क्या करता हूँ, पोएम्स को बहुत इंक्लूड कर देता हूँ। अब पोएम से होता क्या है कि अगर आपको पता होगा कि ऐसे की जो कॉपी चेक करते हैं वो ज़्यादातर लैंग्वेज प्रोफेसर्स होते हैं, और अगर आपको उनको खुश करना है तो अगर आप बीच बीच में पोएम्स को फिलोसॉफिकल एंगल से डाल देते हो, जैसे अगर क्वेश्चन में मान के चलो जैसे मैथमेटिक्स की बात करी गई और आपको कोई अगर ऐसी पोएम याद आ रही है जो आप मैथमेटिक्स से कनेक्ट कर सकते हो और इसको अगर डाल सकते हो तो आप इसको डाल सकते हो, मतलब उससे आपका जो है ऐसे बेटर हो जाएगा, है ना। और एक क्या नाम है कमेंट सेक्शन में एक बच्चा पूछ रहा था कि टेलीग्राम आईडी क्या है, तो देव तोमर 1997 इससे आप जो है कनेक्ट कर सकते हो। वहाँ पे मैं सारी स्ट्रेटजीज वगैरह भी शेयर करूँगा, है ना। और अगर मैं बात करूँ ऐसे के बाद GS1 GS2 GS3 की, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हम सिलेबस को सबसे पहले डाउनलोड करें। अगर आप देखोगे तो यूपीएससी ने बहुत ही डिटेल सिलेबस प्रोवाइड किया हुआ है। डिटेल सिलेबस ऐसे में अगर आप डाउनलोड करोगे तो GS1 में लाइंस लिखी हुई हैं कि आपका जो आर्ट एंड कल्चर है वो एंशिएंट मिडीवल वाला जो पार्ट है वो इस रूप में पूछा जाएगा। आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री उसका सिलेबस भी दिया हुआ है, डिटेल्ड वे में दिया हुआ है। ज्योग्राफी का भी डिटेल्ड वे में दिया हुआ है कि हम ज़्यादातर जो फिजिकल फिनोमेना से उन पर फोकस करेंगे, अर्थक्वेक्स वगैरह हो गए, वोल्केनोस हो गए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। सोसाइटी का भी जो फ्रेमवर्क है बहुत डिटेल वे में दिया गया है। तो आप GS1 GS2 GS3 GS4 इन सबका सिलेबस निकालो, एक अच्छा सोर्स फॉलो करो। जैसे अगर मैं GS4 की बात करूँ तो मैंने जो सोर्स फॉलो किया था वो पीयूष सर के नोट्स हैं। पीयूष सर इसमें मार्केट में बहुत अच्छे नोट्स बना रहे हैं, आपको फ्री में टेलीग्राम वगैरह पर अवेलेबल भी हो जाएंगे। एक ही सोर्स पकड़ना है। आपने बहुत बार बहुत टॉपर से सुना भी होगा कि हमारा जो मंत्रा है वो एक ही है कि मिनिमम सोर्सेस मैक्सिमम रिवीजन। और मिनिमम का मतलब ये होता है कि हो सके तो आप एक ही सोर्स को लिमिट कर दो। जैसे अगर एथिक्स की बात करी जाए तो मेरा सिर्फ एक ही सोर्स था पीयूष सर के नोट्स, बार बार रिवाइज करना है। ये पहली चीज़ हो गई। सेकेंड ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा सोर्स तो चलो एक हो गया, हमने फिक्स कर लिया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट स्ट्रांग होना चाहिए। तो अगर आप एथिक्स को प्रिपेयर कर रहे हो तो उसका आप आंसर राइटिंग भी साथ साथ में करते रहो। लेट्स से आपने पहले चैप्टर से स्टार्ट किया, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस से स्टार्ट किया, और आप उसको रीड कर रहे हो तो कोशिश करो कि एक आंसर आप पर डे उसका लिख भी लो। जैसे कि क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज द रोल ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन लाइफ, तो आपने इसको लिखा और एकदम यूपीएससी वाले पैटर्न में मार्जिन वाली शीट में आपने टाइम बाउंड मैनर में 10 मिनट का टाइमर लगा के 9 मिनट का टाइमर लगा के आपने प्रैक्टिस कर ली। तो आपका थोड़ा बहुत प्रैक्टिस वहीं पे चलती रहेगी। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा, कंटेंट बहुत स्ट्रांग होता है बट एक्सप्रेशन पुअर होता है, और इन द एंड आपको जज कैसे किया जाएगा, आपके एक्सप्रेशन के ऊपर किया जाएगा। आपकी जो आंसर शीट्स हैं वो जाएंगी इवैल्यूएटर के पास, वो आपको जज करेंगे। तो ये प्रैक्टिकल साइड आपको खोना नहीं है। GS1 GS2 GS3 में खासकर इसमें जितना प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की उतनी कम पड़ जाती है ना। ये चीज़ आपको फॉलो करना है। एक और फ्रिक्वेंट आस्क क्वेश्चन है कि ऑप्शनल कैसे चूज करना होता है और कौन सा ऑप्शनल ठीक रहेगा, क्या चूज करें हम लोग, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों का ऑप्शनल के बारे में। तो अगर मैं अपनी ऑप्शनल की बात करूं तो मेरी चॉइस इंटरेस्ट के ऊपर ज़्यादा थी। मेरा जो बैकग्राउंड है वो इंजीनियरिंग का है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, लेकिन ऑप्शनल मैंने चूज़ किया फिलोसफी। तो बहुत लोग ये बोलेंगे शायद आपने इस वजह से चूज़ किया होगा क्योंकि बोला ही जाता है कि फिलोसफी एक छोटा ऑप्शनल है। छोटा ऑप्शनल ऐसे इनके 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ उसमें 4 बुक्स पढ़नी होती हैं, 4 मोटे मोटे टॉपिक्स हैं। एक इंडियन फिलोसफी हो गया, वेस्टर्न फिलोसफी हो गया, सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी और रिलीजियस फिलोसफी हो गया। ये 4 हमने पढ़ लिया और हमारा काम हो जाएगा। लेकिन वो रीज़न नहीं था। अगर आप इस रीज़न से आ रहे हो तो शायद आप जो ऑप्शनल चूज़ करोगे उसमें ज़्यादा लंबा ना चल पाओ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स में फंस जाते हैं। इवन अगर आपका सिंगल अटेम्प्ट है तो आपको एक ही ऑप्शनल को एटलीस्ट 6 या 7 बार रीड करना पड़ेगा। तो अगर उतना लंबा हमको चलना है तो ऑप्शनल ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है।
तो मैंने फ़िलॉसफ़ी जो चूज़ किया था इंटरेस्ट के बेसिस पे किया था। लेकिन अकेला इंटरेस्ट से भी काम चलता नहीं है, अगर आप थोड़ा-सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लाओगे तो हाँ, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि छोटा ऑप्शनल चूज़ करना चाहिए, ठीक बात है। बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिस ऑप्शनल का मटीरियल अच्छा अवेलेबल है। लेट्स से आपको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, बट साइकोलॉजी का मार्केट में मटीरियल अच्छा अवेलेबल है नहीं। मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल में लोग हैं जो साइकोलॉजी से आते हैं, बट मटीरियल की कमी फ़ील करते हैं, तो उनका अच्छा स्कोर हो ही नहीं पाता है। अच्छा इंप्रूवमेंट हो ही नहीं पाता है कभी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि दूसरा फैक्टर जो आपको इंटरेस्ट के साथ मैच करना है, वो ये भी है कि अच्छा मटेरियल मार्केट में अवेलेबल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। कंटेंट जो है अवेलेबल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है ना? तो ये दोनों चीज़ें अगर आप मैच कर लेते हो, तो आप ऑप्शनल के साथ जा सकते हो। और आजकल अगर लोग ये भी पूछते हैं कि कौन-कौन से ऑप्शनल, जैसे हमको कुछ भी आइडिया नहीं है, तो कुछ आप 5-6 ऑप्शनल बता दो जो चूज़ किया जा सकता है। तो उसमें ऐसा है कि देखो, जो आजकल बच्चे चूज़ कर रहे हैं, तो उसका मटेरियल ज़्यादा अच्छे से अवेलेबल हो जाता है। सोशियोलॉजी हो गया, पीएसआईआर हो गया, एंथ्रो हो गया, मेरा वाला फिलॉसफी हो गया। ये कुछ ऑप्शनल है जिनका मटेरियल बहुत ही रेडीली अवेलेबल हो जाता है, तो आप इनमें से कोई एक चूज़ कर सकते हो। तरीका वही है जिसमें आपका इंटरेस्ट मैच खा रहा है, जिसका मटेरियल तो मैंने बता दिया इन सबका अच्छा अवेलेबल है। तो उसको आपको चेक करने के लिए पीवाईक्यूज़ डाउनलोड कर लो पिछले कुछ सालों के, और सिलेबस डाउनलोड कर लो। फिर अपना मैच कर लो कि आपके लिए किस में रेजोनेंस ज़्यादा मैच हो रही है, उस ऑप्शनल के साथ आप जा सकते हो, है ना? अब अगर जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा ऑप्शनल का जो सिलेबस है वो मैंने डाउनलोड किया था, मतलब इंटरेस्ट तो मेरा था ही, उसका सिलेबस को मैंने देखा तो 4-5 टॉपिक्स हैं, जैसे मैंने बताया कि इंडियन फिलॉसफी हमको पढ़नी होती है, और दूसरा जो था कि वेस्टर्न फिलॉसफी है, रिलीजियस फिलॉसफी है, सोशो पॉलिटिकल है। इस हिसाब से मैंने इसको देखा और मेरे को ये रेजोनेट कर दिया, मैंने इसको चूज़ कर लिया, है ना? ये चीज़ आप लोग फॉलो कर सकते हो कि सिलेबस डाउनलोड किया, पीवाईक्यूज़ को देखा, इन दोनों को मैच करके जो भी चीज़ आपको सूट करी, आपने उस ऑप्शनल को चूज़ किया और आप उसके साथ आगे बढ़ गए, है ना? ये आपका जो है आई थिंक आंसर कर रहा है इस चीज़ के बारे में, जैसा आपने बताया कि हमको ऑप्शनल कैसे चूज़ करना है और क्या फैक्टर्स होते हैं उसको चूज़ करने के लिए। अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं, मतलब जो मेरे को प्रोवाइड किए हैं स्टूडेंट्स की तरफ से ही आए हैं कि इनको जरूर आंसर करना है। तो उसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मेंस का आंसर फ्रेम कैसे करना होता है। आपने ये तो बता दिया कि चलो मेंस की आंसर राइटिंग करना इंपॉर्टेंट है, साथ में फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हो तो शायद आप पीछे रह जाओगे, बट उसकी फ्रेमिंग कैसे करनी होती है। तो अब इसमें अगर मैं बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हमको मेंस की आंसर राइटिंग स्टार्ट कैसे करनी है, फ्रेमिंग आप धीरे-धीरे सीख पाओगे। तो सबसे पहले तो आपको आइडिया होना चाहिए कि आजकल जो स्ट्रक्चर है वो क्या चल रहा है। तो इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये फॉर्मेट तो चल ही रहा है, आपको पता होगा। एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उसके बाद में अगर फ्रेमिंग की बात करिए तो एक हेडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मल्टीपल हेडिंग्स का यूज़ कर रहे हो तो और भी अच्छा है। एक मेन हेडिंग का होना बहुत ज़रूरी है जो डिस्टिंग्विश करेगा कि इंट्रोडक्शन आपका यहाँ पे खत्म हो गया है और जो क्वेश्चन ने पूछा था वही आपने लाइन लिख दी है और वहाँ से आपका मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, है ना? अब ये हेडिंग बनानी कैसे है? तो मेरा ये मानना होता है कि सेम टू सेम जो क्वेश्चन में पूछा गया है, अगर हम सेम टू सेम हेडिंग बना देते हैं तो उससे ज़्यादा फायदा हो जाता है। मतलब जो टीचर है उसको लगता है कि आपने डायरेक्टली डिमांड को हिट कर दिया है। तो ये मैं यूज़ करता था और मोस्ट ऑफ द टॉपर्स ने भी ये चीज़ को आइडेंटिफाई किया, और ईज़ी भी होता है क्योंकि हमको बहुत सारी चीज़ें सोचनी होती है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हेडिंग सोचते फिरें हम लोग, है ना? तो मेन हेडिंग तो आपकी जो है क्वेश्चन ही आ जाएगी। फिर अगर पॉसिबल है तो हमको मल्टीपल सब हेडिंग्स भी यूज़ करनी चाहिए। वो आपके डायमेंशंस को बताएगी। वो आपने वहाँ पे लिखी, बुलेट पॉइंट्स बनाए और उसके बाद में आपने जो अगर चैलेंजेस मेंशन करना है आखिरी में मेंशन किए सेकंड पेज पर, उसके बाद में फिर आपने वे फॉरवर्ड लिख दिया। ये एक बेसिक फ्रेमिंग है जो की जाती है। अब इसमें कुछ चीज़ें जो हैं, जो हम वैल्यू एडिशन करते हैं, वो बहुत अलग हो जाता है। उससे पहले क्वेश्चन आया है कि कंक्लूजन कितना होना चाहिए? तो कितना एज़ एन अगर आप पूछ रहे हो कितना बड़ा होना चाहिए, तो 2 या 3 लाइन का कंक्लूजन काफ़ी होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप कंक्लूजन में 6 या 7 या फिर पूरा एक पैराग्राफ ले रहे हो, तो उससे होगा कि आपका जो बीच का जो मेन बॉडी वाला पार्ट है वो थोड़ा छोटा पड़ जाएगा। बॉडी को हमको, आपके जो मेजर जो मार्क्स का कंसंट्रेशन है बॉडी पार्ट में होता है, और आजकल एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन हिडन रहते हैं, या फिर बोला जाए तो मल्टीपल क्वेश्चंस एक साथ पूछे जाते हैं। तो आपके पास जो 2 पेजेस की स्पेस है 10 नंबर वाले क्वेश्चन में, वो भी कम पड़ जाती है। तो कंक्लूजन में ऐसा नहीं, कंक्लूजन के लिए आप बहुत ज़्यादा स्पेस बचा के रखो। कोशिश या करो, मतलब ज़्यादातर होता ही है कि 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन में 2 पार्ट्स रहेंगे। तो पहले पेज पे आप पहला वाला पार्ट आंसर करोगे, सेकंड पेज पे सेकंड वाला पार्ट आंसर करोगे, और आखिरी में छोटी स्पेस में आपको चैलेंजेस भी कभी-कभी लिखने पड़ जाते हैं, और 1 या 2 लाइन या फिर मैक्सिमम 3 लाइन में आपको कंक्लूजन लिखना होता है। कंक्लूजन कोशिश करो कि आप जो है फॉरवर्ड लुकिंग लिखो, जिसमें अगर आप फ्यूचर से कुछ लिंक कर सकते हो तो और भी अच्छा हो जाता है ना। चलो अब आगे पढ़ते हैं, फ्रेमिंग की बात चल रही थी। तो फ्रेमिंग में कुछ हम वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं। अब वैल्यू एडिशन कैसे किया जाता है, तो अलग-अलग सब्जेक्ट के लिए अलग-अलग वैल्यूएशन एडिशन होता है। जैसे अगर आप ज्योग्राफी का आंसर राइटिंग कर रहे हो, तो ज्योग्राफी में सबसे बढ़िया वैल्यू एडिशन है कि आप मैप्स बना दो। लेट्स से अगर आपसे ओशन करंट का क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब एक रैंडम क्वेश्चन है ओशन करंट का, कुछ भी है, तो अगर आप में सिर्फ कुछ पॉइंट्स लिख के आ रहे हो और आप में कुछ ऐसा पॉइंट लिख के आ रहे हो कि देयर इज दिस गल्फ करंट व्हिच फ्लोज इन दिस डायरेक्शन, तो अच्छा इंपैक्ट नहीं डालेगा। उसकी वजह अगर आपने अटलांटिक ओशन का एक छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है, माइक्रो डायग्राम, और उसमें शो कर दिया है कि यहाँ पे जो है गल्फ करंट इस तरह से मूव करता है अटलांटिक ओशन में, और उसको डायग्रामेटिक वे में मैप पे शो किया हुआ, तो आपको बेटर इंपैक्ट पड़ेगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे।
तो ये तो हो गया कि वैल्यू एडिशन जब हम फ्रेमिंग कर रहे होंगे अगर ज्योग्राफी के आंसर्स की, तो वहाँ पे थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करें कि जितने आंसर्स में अगर पॉसिबल है, वहाँ पे आप जितने डायग्राम्स अगर डाल सकते हो तो और भी अच्छा हो जाता है ना। सेम गोज़ फॉर अदर टॉपिक्स एज़ वेल। जैसे अगर आप बात करो हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में भी मैप्स वगैरह इंक्लूड किए जा सकते हैं। अगर कि आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन आया हुआ है जीएस 1-2 में, तो वहाँ पे आप छोटे जो माइक्रो डायग्राम्स होते हैं, जैसे लेट्स से अगर आपने पिलर स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बताया, तो आपने पिलर का जो 4 स्टेप वाला डायग्राम है, नीचे शाफ्ट होता है, फिर यहाँ पे एबेकस होता है, ऊपर जो है मेन फिगर होता है, वो बना दिया आपने रफ डायग्राम ही, तो उससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ जाएगा। अगर सांची स्तूपा का क्वेश्चन आया हुआ है, तो सांची स्तूपा अगर आपने ड्रॉ करके बना दिया तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ जाएगा, है ना। अगर हम अदर सब्जेक्ट्स की बात करें, तो जीएस 2 में ये चीज़ प्ले करती है सुप्रीम कोर्ट केसेस और कमिटीज़। अगर आपने अच्छी कमिटीज़ का कंपाइलेशन मेंशन कर दिया, अगर आपने अच्छे-अच्छे सुप्रीम कोर्ट केसेस मेंशन कर दिए, तो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि आपके आंसर्स में अच्छा भी बनाएगा, इवैल्यूएटर को पढ़ने में मज़ा भी आएगा और आपको मार्क्स भी अच्छे दिलाएगा। अगर हम जीएस 3 की बात करें, तो जीएस 3 में क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो है ग्राफ्स बना के आओ। लेट्स से अगर इन्फ्लेशन के बारे में अगर आप कुछ पॉइंट लिख रहे हो, तो उसको आप ग्राफिकल वे में शो कर देते हो, बार डायग्राम बना के या फिर कोई और ग्राफ बना के, तो एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। सिमिलरली फॉर जीडीपी और अदर इश्यूज जो है ना। और अगर हम बात करें जीएस 4 में, तो बहुत सारे माइक्रो डायग्राम्स उसमें भी आते हैं। लेट्स से अगर आपको ये दिखाना है कि जो गुड गवर्नेंस की डेफिनेशन है, तो वहाँ पे एक ऑक्टागन का डायग्राम बहुत फेमस होता है। अगर आपने वो ड्रॉ कर दिया, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा था टेलीग्राम आईडी का, तो अगेन मैं मेंशन कर दूँ, देव तोमर 1997। यहाँ पे मैं अपनी जो है स्ट्रेटजीज वगैरह शेयर करता रहता हूँ, आप इसको फॉलो कर सकते हो। आंसर राइटिंग की हम सारी स्ट्रेटजीज को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, फ्रेमिंग ऑफ आंसर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करेंगे, है ना। अब हम बात करते हैं कि एक क्वेश्चन और आता है, जो कि आपने सुना भी होगा कि जो आंसर है हमारा, वो मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। आपने बहुत टॉपरों से सुना होगा, टीचर से सुना होगा। तो ये मल्टी डायमेंशनल होता क्या है, मतलब मल्टी डायमेंशनल हम आंसर किसको कहते हैं, ये किया कैसे जाता है, इसके बारे में भी डिस्कशन करना ज़रूरी है। ये भी एक स्टूडेंट ने ही क्वेश्चन भेजा है और एक अच्छा क्वेश्चन भी है। तो मल्टी डायमेंशनल आंसर वो होता है जिसमें आपने किसी भी एक क्वेश्चन को अलग अलग एंगल से टच किया हुआ है। जैसे अगर लेट्स से क्लाइमेट चेंज का भी क्वेश्चन आया, या फिर लेट्स से एग्रीकल्चर का क्वेश्चन आया हुआ है, और एग्रीकल्चर में वो ईल्ड की बात कर रहा है कि जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है उसको कैसे बढ़ाया जाए। अगर वहाँ पे आप एनवायरनमेंट का एंगल भी लेके आ जाते हो, नॉर्मली बच्चे क्या करेंगे, सीड्स का एंगल ले आएंगे कि अगर हमारे पास रॉ मटेरियल अच्छा है तो अच्छा प्रोडक्शन हो जाएगा। अगर कोई और बात करेगा तो उसमें ज़्यादा वाटर का इन्वॉल्वमेंट ले आएगा, इरीगेशन का इन्वॉल्वमेंट ले आएगा। जो डायमेंशनलिटी है वो उसी तक सीमित रह जाती है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल और जो आसपास के रॉ मटेरियल है। अगर हम इसमें एनवायरनमेंट का एंगल ले आएँ कि क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, अगर हम क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर करते हैं या फिर कुछ और टेक्नोलॉजीज लेके आते हैं, तो एक अच्छा आंसर बन जाएगा। या फिर इसमें हम साइंस एंड टेक का एंगल ले आएँ कि हम कुछ ऑल्टरनेट टेक्निक्स, हाइड्रोपोनिक्स वगैरह कुछ लगा रहे हैं, या फिर कुछ और भी कर रहे हैं, या फिर हम टूल्स वगैरह इंप्रूव कर रहे हैं जो साइंटिफिक है। ड्रोन आजकल जो है किसान ड्रोन बहुत फेमस है, उसका कुछ एंगल ले आए तो वो अच्छा हो जाएगा। तो हमने क्या किया, साइंस एंड टेक का एंगल ले आए, क्वेश्चन था एग्रीकल्चर का। सेकंड हमने क्या किया, उससे पहले हमने इन्वायरमेंट का एंगल ले आए, जबकि क्वेश्चन था एग्रीकल्चर का। तो ये मल्टी डायमेंशनलिटी होती है कि हम कितने ज़्यादा अलग अलग एंगल से थॉट प्रोसेस कर सकते हैं और इसको इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको मल्टी डायमेंशनलिटी बोला जाता है। अब इसको करना कैसे है, तो करने के लिए एक बहुत ही सिंपल मैं आपको मंत्र बताऊंगा, वो होता है इंटर सब्जेक्ट लिंकेज। इंटर सब्जेक्ट लिंकेज क्या होता है कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसको आप दूसरे सब्जेक्ट से लिंक करने की कोशिश करो जब भी आप उसको पढ़ते हो। कि अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का बहुत अच्छा लिंकेज है, तो आपको पता होना चाहिए ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट कैसे लिंक्ड है। अगर आप पढ़ रहे हो, जैसे ज्योग्राफी की और एनवायरनमेंट की बात करी, तो एग्रीकल्चर भी एनवायरनमेंट से लिंक्ड होता है और एग्रीकल्चर का ज्योग्राफी से बहुत बड़ा लिंकेज होता है। एग्रीकल्चर जो ईल्ड है वो ज्योग्राफिकल फिनोमेना से बहुत ज़्यादा लिंक होता है कि एल नीनो का फिनोमेना बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है। रेन रिलेटेड और भी जो फिनोमेना है, जैसे इंडियन ओशन डायपोल में अगर चेंजेस आ जाते हैं तो बहुत इंपैक्ट करता है। तो जब आप पढ़ रहे हो, तो अगर एक्टिव रीडिंग करते हो और अलग अलग एंगल से थॉट प्रोसेस करते हो, तो आपका जो है इस मामले में बहुत बेटर हो जाता है ना। जो मल्टी डायमेंशनल वाला एंगल है वो आपके दिमाग में घुस जाएगा, और जब आप आंसर लिखोगे तो ऑटोमेटिकली निकल के आएगा। लेकिन एकदम से एग्जाम में निकल के नहीं आएगा। तो आप क्या करो, जो मॉक टेस्ट लगाओगे और आंसर राइटिंग करोगे, तो उसमें फोकस करो कि आपकी मल्टी डायमेंशनलिटी आ पा रही है कि नहीं आ पा रही है। सेकंड अच्छा तरीका है कि आप टॉपर्स की आंसर कॉपी को रेफर करो, तो आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि इन्होंने कैसे किया। इन्होंने इस आंसर में इतना सिंपल आंसर पूछा गया था, इतने अलग अलग एंगल से कैसे लिख लिया। तो वहाँ से भी आप कुछ कुछ चीज़ों को सीख सकते हो। तो मैंने आपको दो तरीके बताए। एक तो वो तरीका कि आपको पढ़ते वक्त क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी है जिससे आप मल्टी डायमेंशनलिटी की तरफ बढ़ पाओगे। दूसरा ये है कि हम डायरेक्टली कहाँ से देख सकते हैं। विजुअलाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जब आप टॉपर्स की आंसर कॉपी को देखोगे, विजुअलाइज करोगे कि इन्होंने मल्टी डायमेंशनल आंसर लिखा हुआ है, इस तरीके से डाला हुआ है, तो आप उसको बेटर तरीके से अपने अंदर ला पाओगे, मतलब अपने आंसर राइटिंग में ला पाओगे, है ना। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया सारी चीज़ों के बारे में, मतलब मोटा मोटा हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि प्रीलिम्स और मेंस में कैसे हमको बेटर करना है, क्या चीज़ें जो है इम्प्रूव करना है। और अब कुछ चीज़ें और भी लिंक्ड हो जाती हैं, वो ये हो जाती हैं जो लोग बोलते भी हैं। सबसे पहले तो प्रीलिम्स के मामले में बोलते हैं, ये आपके जैसे किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजा है कि प्रीलिम्स में पीवाईक्यूज को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपने सुना होगा, और ये इंपॉर्टेंट है भी।
बट अब क्वेश्चन ये आता है कि एनालाइज़ कैसे किया जाता है ना? तो अब हमको करना कैसे है ये कि पीवाईक्यू एनालाइज़ तो करना है, बट करना कैसे है, कहाँ से करना है, सोर्स कौन-सा अच्छा होता है? तो अगर इसकी बात करी जाए तो हाँ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीवाईक्यू की एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इसका रीज़न ये है कि कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं तो थीम्स रिपीट हो जाती हैं, तो एनालिसिस हमको करनी चाहिए और वहाँ से आपको डायरेक्ट आइडिया भी लगता है कि एक्चुअल में यूपीएससी क्वेश्चंस को बनाती कैसे है, क्या लॉजिक उसमें लगा सकते हैं, क्या नहीं लगा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हमें करना कहाँ से चाहिए? तो पहले मैं जो सोर्स यूज़ करता था पीवाईक्यू एनालिसिस के लिए, वो सबका प्राइमरी सोर्स है, दिशा पब्लिकेशन की किताब आती थी, उसमें हम लोग देखते थे और उसी को हम लोग एनालाइज़ करते रहते थे। बट धीरे-धीरे मुझे समझ में आया कि जो क्या नाम है अच्छा, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं स्टूडेंट के, तो एक काम करिए, जब जो मेरे पास ऑलरेडी रिटर्न में क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो हम एक बार आंसर कर लेंगे, फिर आपके डाउट्स भी ले लेंगे, है ना? तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि पीवाईक्यूज़ को कैसे एनालाइज़ करना है। तो अगर पीवाईक्यूज़ की बात करी जाए, तो उसकी एनालिसिस के सोर्स अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले मैं दिशा पब्लिकेशन यूज़ करता था, उसमें दिक्कत ये है कि सॉल्यूशन डिटेल्ड नहीं होता है। तो आपको बार-बार गूगल करना पड़ेगा, बार-बार आपको चैट जीपीटी करना पड़ेगा, क्योंकि एनालिसिस एनालिसिस का मतलब ये है पीवाईक्यू का कि आपने एक-एक वर्ड को एनालाइज़ किया हुआ है, एक-एक स्टेटमेंट को एनालाइज़ किया हुआ है, हर एक को अंडरस्टैंड किया हुआ है कंटेंट वाइज़। वो पॉसिबल नहीं था वहाँ से। तो इस समय विजन आईएएस का एक मटेरियल आता है, आर&डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मटेरियल। अगर आप उसको डाउनलोड कर लोगे और उसको फॉलो करोगे, तो चांसेस हैं कि आप जो है बेटर तरीके से एनालाइज कर पाओगे, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन इतना डिटेल्ड है कि आपको बार-बार गूगल और चैट जीपीटी नहीं करना पड़ेगा, आपका टाइम भी वेस्ट कम होगा। अब ये उसको करना कैसे होता है, तो यहाँ पे मैंने पहले ही थोड़ा-सा हिंट दे दिया था, वो ये है कि जब भी हम पीवाईक्यू के एनालिसिस की बात करते हैं, तो हम उसको हर एक एंगल से एनालाइज़ करते हैं, हर एक कीवर्ड को एनालाइज़ करते हैं। लेट्स से अगर एक क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे 2024 का क्वेश्चन था, चीता और लायन के ऊपर। पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि लायन डज़न्ट हैव अ ब्रीडिंग ग्राउंड। तो आपको ये करना है, पहले सॉल्यूशन में देखना है कि लायन के बारे में ये स्टेटमेंट लिखा गया है, ये सही है या फिर गलत है। आपको पता पड़ गया कि चलो ये सही है, या फिर पता पड़ गया कि गलत है, दोनों केसेस में मान लेते हैं। तो फिर आपको ये पता करना है कि ऐसा क्यों होता है, सही है तो सही क्यों है, लाइन का ब्रीडिंग ग्राउंड क्यों नहीं होता है, स्पेशल कोई बाकियों का होता है, इसका क्यों नहीं होता है, और अगर ये नहीं है तो फिर आपको वो रीजंस पता करने हैं। ये बेसिक तरीका है। सेकंड स्टेटमेंट लेट से लिखा हुआ है चीता डजंट रोर, तो पहले तो आपको ये पता करना है कि सही है कि गलत है। आपको पता पड़ जाता है कि ठीक है ये सही है, चीता रोर नहीं करता है, तो फिर आपको देख लो कि अच्छा ठीक है ये एक्सेप्शन है, सिर्फ चीता का ही एक्सेप्शन है, और एक दो और ऐसे होते हैं कैट फैमिली में जो रोर नहीं कर पाते हैं, उनकी आवाज़ रोरिंग वाली नहीं होती है। तो वो चीज़ आपने वहाँ से पढ़ी, आपने उसके नोट्स बना लिए या फिर वहीं पे इंक्लूड कर ली, और वो आपको अच्छे से याद हो गया। ये एनालिसिस है कि आपने एक-एक स्टेटमेंट को एनालाइज़ किया, इवन ऑप्शंस तक को एनालाइज़ किया है, एक-एक कीवर्ड को डीपली एनालाइज़ किया, उसको नोट डाउन किया है। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो आर&डी वाला वर्क है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला वर्क है। इसलिए विजन आईएएस ने जो डॉक्यूमेंट इसका बनाया, उसका नाम भी आर&डी रखा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला, है ना? इस तरीके से हम जो है पीवाईक्यूज़ को एनालाइज़ करते हैं। लेकिन अगर मेंस की पीवाईक्यू की एनालिसिस की बात करी जाए, तो वहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। वहाँ पे हम थीमेटिक वे में करते हैं, क्योंकि जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करोगे, तो हम थीमेटिक नोट मेकिंग के बारे में बहुत बात करेंगे। और उसकी बात अगर करी जाती है, तो हम मेंस में जो है वो थीम्स आइडेंटिफाई करना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि क्वेश्चन की रिपीटिशन की तो चलो चांसेस होती ही होती हैं, लेकिन थीम्स की रिपीटिशन की तो फुल एंड फ्लेज चांसेस होती हैं कि अगर ये एक थीम अगर हमने आइडेंटिफाई कर ली और हमको पता है, जैसे एग्रीकल्चर में अगर पीडीएस एक थीम है, आपने देखा होगा हर साल उसका क्वेश्चन आता है, तो वो एक थीम है कि वो हर साल रिपीट हो रही है, यूपीएससी वो आपको हिंट दे रही है, तो उसको फिर प्रिपेयर कैसे करना है, किस-किस डायमेंशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पीडीएस से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीडीएस की समस्याएँ क्या-क्या हैं, या फिर उसकी मार्केटिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में क्या-क्या समस्याएँ हैं। तो आपने वो सारे एंगल आइडेंटिफाई किए थीम के, उसको नोट डाउन कर लिए किताब में, उसके नोट्स बना लिए। तो ये थीमेटिक नोट मेकिंग करना हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य होता है, जब हम प्रोसेस करते हैं ये वाली जो आपने बताया ना कि पीवाईक्यू एनालिसिस हम मेंस के बारे में कैसे करेंगे। तो दोनों का लक्ष्य अलग-अलग है। पीवाईक्यू जब हम प्रीलिम्स के लिए आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तरीका भी अलग है और हमारा गोल भी अलग है। जब हम मेंस के लिए आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो उसका भी तरीका अलग है, उसका गोल अलग है। मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया है, बाकी सारी चीज़ों को आप फॉलो कर ही सकते हो, है ना? ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन अगला था, लेकिन मैंने मोस्टली आंसर कर दिया है। क्वेश्चन ये था कि पीवाईक्यू से क्वेश्चन थीम रिपीट होती है क्या? ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैंने इसका ऑलमोस्ट आंसर दे दिया है कि हाँ, थीम तो रिपीट होती है, कभी-कभी डायरेक्टली क्वेश्चन भी रिपीट हो जाता है। जैसे अगर बात करिए राइट टू प्राइवेसी, एक क्वेश्चन है 2024 में भी पूछा गया था सेम, अगर प्रीलिम्स की बात करी जाए, और राइट टू प्राइवेसी सेम क्वेश्चन 2018 में, सिर्फ 5 साल 4-5 साल का अंतर था, 6 साल का अंतर था, इतने में रिपीट हो गया था क्वेश्चन। और अगर आप पिछले 10-12 साल की बात करोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही, तो थीम तो रिपीट बहुत होती हैं। इवन अगर प्रीलिम्स की बात करिए तो 6 या 7 क्वेश्चन में थीमेटिक रिपीटेशन होता है, और अगर हम मेंस की बात करी जाए तो मेंस में भी क्वेश्चंस नहीं तो थीम तो रिपीट ऑलमोस्ट हर साल हो रही है। जैसे पीडीएस की थीम हर साल आई जाती है ना? अब एक
क्वेश्चन और आया नोट मेकिंग के ऊपर कि ऑप्शनल के नोट्स बनाने हैं, जीएस के नोट्स बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं। तो वही मैंने आपको बताया कि नोट मेकिंग तो इंपॉर्टेंट है और थीमेटिक नोट मेकिंग करनी है, शॉर्ट नोट मेकिंग करनी है और आखिरी में तो हमको वन पेज नोट्स बनाने पड़ते हैं। उसकी भी डिटेल टेक्निक बताने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। अगर आपको अगेन जानना है तो आप टेलीग्राम पे आ जाओ, देव तोमर 1997, आपको जो है डिटेल में बता दिया जाएगा। एक क्वेश्चन ये है कि मीडियम क्या था, तो अगेन मेरा मीडियम इंग्लिश था, तो मैंने अपना पूरा पेपर इंग्लिश में लिखा है, बट हिंदी मीडियम के रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं ना। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर हम बात करी जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस क्या नाम है, इंटरव्यू से रिलेटेड। अब मैं इंटरव्यू के बारे में अगर थोड़ा सा बता दूं तो मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है और इस बार मेरे मार्क्स 193 आए हैं। सुमन शर्मा मैम का बोर्ड था, जो कि आई थिंक उनने जो दिए हैं फर्स्ट और सेकंड हाईएस्ट मार्क्स ही दिए हैं इस वाले जो पूरी प्रोसेस है उसमें। और उसके पहले भी मेरे 2 बार इंटरव्यूज हैं, दोनों बार अच्छे मार्क्स रहे हैं, 170s 180s की लाइन में मार्क्स मतलब मार्क्स रहे हैं। तो मतलब मेरा जो इंटरव्यू का जो पूरा प्रोसेस है वो काफ़ी अच्छा रहा है। लोग ये बोलते हैं कि इंटरव्यू को प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है कि या फिर तो आपके मार्क्स चलो एक आध बार आ जाएंगे 190 प्लस 200 प्लस, और बाकी टाइम में हो सकता है आपके 110 120 भी आए हो। बट मेरा ऐसा नहीं है, ऑलमोस्ट हर बार 170 प्लस ही रहा है और इस बार 193 भी आ गया है। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो काम करती हैं क्या नहीं करती हैं, तो मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ, क्योंकि इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन भी मेरे पास भर भर के आए हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन ये है कि इंटरव्यू बोर्ड और इंटरव्यू पैनल के बारे में सबसे पहले तो आप बताइए। तो मैंने उसका थोड़ा हिंट आपको दे दिया था कि इंटरव्यू में जो यूपीएससी के मेंबर्स होते हैं उनका पूरा बोर्ड बनता है। मेरा सुमन शर्मा मैम का बोर्ड था। सुमन शर्मा अपने आप में यूपीएससी मेंबर हैं मैम जो हैं। और एक बोर्ड में होता ये है कि एक तो चेयरपर्सन होती हैं जो कि मेन यूपीएससी मेंबर होती हैं। जो सुमन शर्मा मैम थी वो मतलब चेयरपर्सन थी हमारे बोर्ड की। 4 लोग और होते हैं, 4 मेंबर्स और होते हैं जो डाइवर्स फील्ड के होते हैं। जैसे कुछ हो सकते हैं कि वो साइकोलॉजी वाले फील्ड के हों, कुछ हो सकते हैं जो एजुकेशन वाली फील्ड के हों। ये चारों लोग मिलके बैठे होंगे। अब एक और क्वेश्चन आ रहा है कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताइए, मैं इसी में बताऊंगा। तो पहले आप ये जान लो कि इंटरव्यू बोर्ड कैसा होता है। तो आपके सामने 5 लोग बैठे होंगे, सबसे सामने चेयरपर्सन बैठी होंगी और दोनों तरफ 2-2 लोग बैठे होंगे, 2 मेंबर इस तरफ 2 मेंबर इस तरफ, और सामने आप बैठे होंगे, यानी कि राउंड टेबल होती है जिसमें आपके जस्ट सामने जो है चेयरपर्सन है और आपके पास में दोनों तरफ बैठे हुए हैं बाकी के बोर्ड मेंबर्स, है ना। अब इससे आपको थोड़ा सा डरावना माहौल भी लग रहा होगा कि आपके सामने 5 लोग हैं और सारे के सारे अच्छे खासे एज के हैं और बहुत एजुकेटेड हैं, आपसे बहुत ज़्यादा ज्ञान भी रखते हैं। वो आपसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं, है ना। अब ये जैसे एक व्यक्ति ने लिखा हुई, एक स्टूडेंट लिख भी रहे हैं कि इंटरव्यू इज़ द मोस्ट एंजॉइंग प्रोसेस। तो बिल्कुल सही बात है। आपने बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इंटरव्यू सबसे इंजॉयबल प्रोसेस भी होता है, बट थोड़ा डरावना भी होता है। डरावना इन द सेंस ये है कि एकदम से बोर्ड को फेस करना थोड़ा मुश्किल देने वाला होता है। लेकिन क्योंकि मेरा हमेशा से ही क्या नाम है, इंटरव्यू स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, कॉन्फिडेंस अच्छा रहा है, तो इसमें मुझे तो बहुत इंजॉय करने का मौका मिला है। जैसे आई थिंक ओम लिख रहे थे, ओम काले, कि ये चीज़ जो है इंजॉयबल है ना। तो ये चीज़ तो है। अब ये क्वेश्चन तो हो गया कि इंटरव्यू बोर्ड और इंटरव्यू पैनल होता कैसा है, कैसा दिखता है, कैसा उसका बनावट होती है। सेकंड क्वेश्चन सबसे आता है कि इंटरव्यू ड्रेस कोड के बारे में बताइए सर, कि ड्रेस कोड क्या होता है। अब देखो, यूपीएससी कोई भी फिक्स ड्रेस कोड आपको बता के तो नहीं रखा हुआ है कि आपको जो है ब्लेजर पहन के आना है, कि सिर्फ आप शर्ट पैंट में भी आ सकते हैं। लेकिन ये उसमें लिखा हुआ है कि आपको फॉर्मल अटायर में आना है। फॉर्मल तो आपको दिखना ही होगा, आप नॉर्मली भी किसी कॉर्पोरेट वाले इंटरव्यू में भी जाते हैं तब भी फॉर्मल पहन के ही जाते हैं। अब फॉर्मल्स में ये है कि आप वेदर के हिसाब से भी ड्रेसअप हो सकते हो। जैसे मेरा इंटरव्यू तो लेट था, तो उस टाइम पे गर्मी पड़ना चालू हुई थी, कुछ लोग शर्ट पैंट में भी आए थे। लेकिन मैं अगेन जैसे मैंने बताया कि रिस्क नहीं लेना चाहिए। सब लोग जो है ब्लेजर डाल के आते हैं, यानी कि प्रॉपर जो सूट होता है 2 पीस वो पहन के आते ही हैं। तो वो मैं भी पहन के गया था। तो ये एक नॉर्मल ड्रेस कोड है। बाकी ये है कि हाँ, एक क्या नाम है, मेरे सीनियर हैं, पिछले साल सेलेक्ट हुए, तो वो अपने हिमाचल के थे, तो अपना फॉर्मल अटायर जो हिमाचल का प्रॉपर फॉर्मल अटायर होता है उस तरह का ड्रेस पहन के आए थे। तो वो भी अलाउड है, यानी कि सारी चीज़ अलाउड होती है, और उनके मार्क्स 200 प्लस भी आए थे, है ना। और कुछ और मेरे फ्रेंड सर्कल में जो नेहरू जैकेट पहन के गए थे, ब्लेजर नहीं था, उनके मार्क्स भी अच्छे आए इंटरव्यू में। तो फिक्स ड्रेस कोड नहीं है, बट आपको उस ड्रेस कोड में कंफर्टेबल फील हो और कॉन्फिडेंट फील हो और उसका अटायर फॉर्मल हो, ये ज़रूरी होता है ना। अब इसी से रिलेटेड एक डाउट आता है कि डेफ कैसे भरा जाता है। तो इस बार तो वैसे ही है कि प्रीलिम्स के फॉर्म में भी अब लोगों क्या नाम है, यूपीएससी ने डेफ भरवाना चालू कर दिया है। पहले ये प्रोसेस लेट होती थी, जब एकदम आपका इंटरव्यू आने वाला होता था तभी ये प्रोसेस होती थी। तो ये चीज़ भी अगेन आ रही है बार बार कि डेफ में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि डेफ इंपॉर्टेंट है क्यों, इसके बारे में क्यों बात करी जाती है डेफ के बारे में। तो उसके पीछे ये है कि आपका ज़्यादातर इंटरव्यू जो घूमता है, उसकी चांसेस ये है कि 90% इंटरव्यू आपका डेफ के अराउंड घूमेगा। खासकर कुछ बोर्ड में पैनल ऐसे हैं जो डेफ के अराउंड ही घुमाते हैं। जैसे दिनेश दास सर हैं, वो डेफ के अराउंड ही उनका इंटरव्यू चलता है। सुमन शर्मा मैम का ये रहता है कि ज़्यादातर करंट अफेयर वाला इंटरव्यू चलता है, डेफ को टच नहीं करती हैं। बट अगर इस साल के इंटरव्यू की बात करी जाए तो मेरा इंटरव्यू पूरा डेफ के अराउंड ही घूमा था, है ना। तो डेफ इंपॉर्टेंट होता है, मतलब ये मान के चलिए कि 80% चांसेस है कि आपका इंटरव्यू डेफ के बारे में घूमेगा। अब एक क्वेश्चन अगेन आया है, आई थिंक सिविल सर्वेंट नाम से यूजर आईडी है, वो लिख रहे हैं कि हॉबीज़ के बारे में बताइए। तो अगेन जब डेफ की बात करते हैं, डेफ में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो लोग जानते नहीं है वो हॉबीज़ है। मैं सीक्यू पर आने वाला था। डेफ में हमको 4 सेक्शन फिल किए जाते हैं,
है उसको सेक्शन 7 भी बोला जाता है, सेक्शन 7 ऑफ डेफ। तो जो सेक्शन 7 होता है उसमें सबसे पहले हम अपना थोड़ा अचीवमेंट्स के बारे में लिखते हैं, स्पोर्ट्स के बारे में लिखते हैं, और आखिरी का सेक्शन हमारा हॉबीज़ आ जाता है और पर्सनल इंटरेस्ट आ जाता है। और ज़्यादातर क्वेश्चन जो है इसी के आसपास घूमते हैं, है ना? तो अब इसमें हॉबीज़ में हम क्या लिखें, क्या नहीं लिखें, ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट आ जाता है क्वेश्चन। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप हॉबीज़ में ब्लफ करने की कोशिश मत करना। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी शायद वो हॉबी ना हो, बट किसी के देखने पे, सुनने पे उनको लगता है कि इसमें ज़्यादा बेटर मार्क्स आ सकते हैं, तो वो चूज़ कर लेते हैं। तो जैसे उनको लगता है क्रिकेट चूज़ कर लेते हैं, शायद हम इसमें बेटर आंसर कर पाएँगे और थोड़ा मतलब इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन तक पहुँचा पाएँगे। बट अगर आपका रियल में इंटरेस्ट नहीं है, आपको रियल में नॉलेज नहीं है, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। अगर मैं अपनी पर्सनल शेयर करूँ तो मैंने 3 हॉबीज़ लिखी थी। पहली थी ऑटोमोबाइल एंथुसियास्ट, जिसमें मतलब बेसिकली ये है कि मेरे को कार्स और जो भी न्यू ऑटोमोबाइल्स आते हैं मार्केट में उसमें इंटरेस्ट है। बट वो मेरा जो है रियल में इंटरेस्ट था, तो मैं उसके आंसर कर पाता हूँ, तो इसलिए मैंने भरा हुआ था। सेकंड जो हॉबी मैंने लिखी थी फिलोसॉफिकल रीडिंग एंड स्पिरिचुअलिज्म, क्योंकि मैं फिलोसफी स्टूडेंट रहा हूँ, तो मेरा इस वाले साइंस में डायरेक्टली इंटरेस्ट था, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो ये मैंने भरी हुई थी। थर्ड मैंने भरी हुई थी सोलो ट्रैवलिंग। अगेन एक बहुत अच्छा एक हॉबी है जो बहुत लोग भरते भी हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, बट अगेन अगर आपने करी हुई है और अगर आप उसके पूरे इन एंड आउट्स को समझते हैं तो आप उसको भर सकते हो। वरना आप जैसे नॉर्मल हॉबीज़ हैं, रीडिंग हो गया, कुकिंग हो गया, इन सब में भी किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी हॉबीज़ बहुत ही इंटेलेक्चुअल होना चाहिए। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स सर्कल में लोग ऐसे हैं जो कुकिंग हॉबी जैसी नॉर्मल हॉबी, रीडिंग हॉबी जैसी नॉर्मल हॉबी के साथ भी उन्होंने अच्छा स्कोर किया है ना? इन द एंड ये कि आप जस्टिफाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, है ना? ये चीज़ है। अब मैं बात करूँगा थोड़ा-सा जो क्वेश्चन आया था कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, तो मैं इस साल के इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बारे में बताऊँगा, पिछले 2 साल के बारे में नहीं। तो इस साल का इंटरव्यू एक्सपीरियंस थोड़ा-सा चैलेंजिंग था, क्योंकि सुमन शर्मा मैम का बोर्ड हमें पता पड़ गया था, तो मेरे को भी लग रहा था कि शायद करंट अफेयर्स से पूछेंगी। तो मेरे सामने न्यूज़पेपर वहाँ पे रखा हुआ था, सेंट्रल वेटिंग हॉल में पहले हमको बिठा के रखा जाता है। तो वहाँ पे मैंने न्यूज़पेपर रखे हुए थे, दोबारा से मैंने उठाए और दोबारा से इस बार डिटेल में पढ़े, हो सकता है कि आज का करंट अफेयर ना पूछ लें। तो थोड़ा-सा करंट अफेयर दिमाग में चल रहा था। लेकिन जब मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछा, बट आई थिंक शायद हो सकता है कि मेरे डेफ से आइडिया लगा हो, उन्होंने पावर सेक्टर से क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हूँ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने करी हुई है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो मेरा जो क्वेश्चन पावर सेक्टर से आया था उसको मैं अच्छे से आंसर कर पाया। और इंटरव्यू की अगर बात करी जाए तो पहला क्वेश्चन माहौल सेट करता है, तो पहला क्वेश्चन उन्होंने बहुत ही स्पेसिफिक पूछा था और वो मैं अच्छे से आंसर कर पाया, तो कॉन्फिडेंट फील हुआ। तो उसके बाद जो चेयरपर्सन ने सारे क्वेश्चन पूछे थे वो तो मैंने अच्छे से 100% आंसर किए थे। उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था, क्योंकि चेयरपर्सन के सारे क्वेश्चन अच्छे से आंसर किए, तो अब मैं इंटरव्यू को जो है अच्छे से मतलब हैंडल कर पाऊँगा और चला पाऊँगा, है ना? तो ये चीज़ थी। अब मैंने एक शब्द का मेंशन किया कि इंटरव्यू को हम खुद से चला भी सकते हैं, तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं जानबूझ के जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे उसमें कुछ-कुछ कीवर्ड्स अपने हिसाब से भी ऐड कर देता था। जैसे क्वेश्चन था पावर सेक्टर से, मैंने उसमें जानबूझ के ईवी का एंगल ले आया। क्या पावर सेक्टर में अगर हम थोड़ा-सा बचाव करना चाहते हैं तो हम ईवीज़ की तरफ या फिर जो रिन्यूएबल एनर्जी उसकी तरफ जाना चाहिए। अब क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो मुझे पता था इस पे क्वेश्चंस रिवॉल्व होंगे, तो अगला क्वेश्चन वहीं से आया और वो मैंने अच्छे से प्रिपेयर कर रखा था। उसके मैंने करीब-करीब जो है 8 से 10 पेजेज़ के नोट्स भी बना रखे थे, तो उसका मुझे इन एंड आउट पता था। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो कि इंटरव्यू को हम खुद से भी ड्राइव किया जा सकता है और जिससे आपको अच्छे मार्क्स इंटरव्यू में आ जाएँगे। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था। हाँ, कुछ 2 मेंबर्स थे, उन्होंने कुछ मतलब होता है ना कि कुछ टफ क्वेश्चंस, टफ इन द सेंस ये है कि आपसे होता है ना कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें आप आंसर करने में थोड़ा हिचकिचाओ, उस तरह के क्वेश्चन पूछे, वो डिस्कस तो मैं नहीं करूँगा। तो उस वाली सिचुएशन में ये है कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो और अगर आप कूल हो अपने आप में, तो आप ऐसी सिचुएशंस को हैंडल कर लोगे। ऐसा कुछ बहुत भारी प्रेशराइजिंग सिचुएशन नहीं होती है। आपसे पूछेंगे, अगर आप नहीं आंसर भी कर पाओगे, तो अभी हम वो अगले वाले क्वेश्चन पे वो शिफ्ट कर जाते हैं, है ना? तो ये ओवरऑल एक्सपीरियंस था, मतलब काफ़ी एन्जॉयबल प्रोसेस था, खासकर मेरे लिए तो। और सबसे बेस्ट था। अगर तीनों स्टेजेस की बात करी जाए, तो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा इंटरव्यू वाली प्रोसेस में ही आता है। तो मैं आपके लिए भी विश करता हूँ कि आप इंटरव्यू वाली प्रोसेस पे जल्द से जल्द पहुँचो और उस प्रोसेस को जो है पूरी तरह से एन्जॉय करो, है ना? अगेन इसमें जो क्वेश्चन आता है वो इंटरव्यू रिलेटेड ही था कि क्वेश्चंस क्या-क्या पूछेंगे, तो मैंने थोड़ा-थोड़ा आइडिया दे दिया कि मेरे डेफ के अराउंड ही क्वेश्चन घूमे थे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हूँ तो पावर सेक्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे। रिन्यूएबल एनर्जी मैंने खुद ही मेंशन कर दिया था, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर क्योंकि मेरा फिलॉसफी का बैकग्राउंड है और क्योंकि माहौल पूरा डेफ के अराउंड हो गया था, तो नेक्स्ट मेंबर ने मेरे से सारे फिलॉसफी के क्वेश्चन पूछे। इवन इतने डिटेल क्वेश्चन पूछे कि उन्होंने फिलॉसफी को साइंस से लिंक कर दिया, अद्वैत वेदांत को जो है क्वांटम फिजिक्स से लिंक कर दिया। तो उसके जो क्वेश्चंस हैं थोड़े ट्रिकी थे, लेकिन उसको क्योंकि हाँ, सेम टू सेम क्वेश्चन में से मॉक इंटरव्यू में भी पूछा गया था। तो मॉक इंटरव्यू का रूल भी इससे समझ में आता है कि काफ़ी अच्छा है। अगर आपने अच्छे खासे मॉक दे रखे हैं, प्रैक्टिस है, तो आप कोई-कोई क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। तो ये जो आंसर था मुझे वहाँ से पता था कि क्वांटम फिजिक्स को हम अद्वैत वेदांत से कैसे लिंक कर सकते हैं। तो ये मैंने अच्छे से आंसर किया था, तभी मैं समझ गया था कि अब मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। सभी लोगों के चेहरे पे जो है एक सैटिस्फैक्शन था कि आपने इतना टफ आंसर दे दिया है ना? तो ये भी इससे हम लोग सीख सकते हैं, है ना? अब
स्टूडेंट का एक क्वेश्चन आ रहा था लवासना के बारे में, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी ये पूछा गया कि सर्विस प्रोफाइल, वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताइए। तो ये है कि देखो, अभी सिलेक्शन होने के बाद जो है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद सबसे पहले सर्विस एलोकेशन आता है। मतलब सिलेक्शन के बाद यूपीएससी की जो लिस्ट है वो 22 अप्रैल को आया था, जिसको हम फाइनल रिजल्ट भी बोलते हैं। उसके करीब करीब 2 महीने बाद, यानी कि जुलाई के मिड में सर्विस एलोकेशन आएगी कि आपको आईएएस मिलने वाला है, कि आईपीएस मिलने वाला है, कि आईआरएस मिलने वाला है। तो अभी एज सच ये डिसाइड हुआ नहीं है कि सर्विस कौन सी मिलने वाली है, उस टाइम पे डिसाइड होगी। और उसके जस्ट बाद में, यानी कि 30 डेज़ के बाद में या 40 डेज़ के बाद में ही जो है फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो जाता है लवासना वाला। अब जो लवासना वाला कोर्स है वो कॉमन होता है सारे ए ग्रेड ऑफिसर्स के लिए जो भी यूपीएससी सेलेक्ट होते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, जो आईआरएमएस हैं और जितनी बाकी सर्विसेज हैं उन सब के लिए। ये 3 महीने का होता है, ओवरऑल 92 डेज़ का होता है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें ऐसा नहीं है सिर्फ पढ़ाई करवाई जाती है, बट पढ़ाई एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जितना पता चला है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो रिपीटर्स होते हैं, जिन्होंने पहले एफसी किया हुआ है, यानी कि फाउंडेशन कोर्स किया हुआ है। तो इसमें एग्ज़ाम भी होता है। ऐसा नहीं है कि आप सेलेक्ट हो जाते हो, लवासना जाते हो तो सिर्फ आपने देखा होगा सिर्फ ट्रैक होता है, हिमालय पे जा रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपके प्रॉपर कोर्सेज हैं, जैसा कि इंजीनियरिंग में होता है। आपको मॉड्यूल्स पूरे करने पड़ते हैं, उनके फिर एग्ज़ाम भी होते हैं, वो आपको पास भी करने पड़ते हैं। तब जाके आप क्वालीफाई होते हो कि हाँ, आपने एफसी जो है क्वालीफाई किया है। और आपकी जो नेक्स्ट ट्रेनिंग है जो पेरेंट अकेडमी में होगी, जैसे अगर आप आईएएस हैं तो दोबारा आपकी ट्रेनिंग लवासना में होगी, और अगर आप आईपीएस बनने वाले हैं तो आपकी ट्रेनिंग हैदराबाद में होगी। तब आप क्वालीफाई करोगे उस नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आई थिंक आंसर हो गया होगा। ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे भेजे थे स्टूडेंट ने, उसमें शामिल भी था, और आई थिंक कमेंट सेक्शन में भी किसी ने पूछा था, है ना। अब एक पूछ रहे हैं कि बिगिनर कैसे स्टार्ट करें, तो आई थिंक मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बता, स्टार्टिंग में ये चीज़ का डिस्कशन हो गया, आप थोड़ा सा लेट ज्वाइन किए हो। तो बिगिनर का ये है कि आप सबसे पहले एनसीईआरटी से स्टार्ट करना चाहिए। बिगिनर का सबसे पहले तरीका ये है कि सबसे पहले आप सिलेबस डाउनलोड करो कि प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस क्या है। ऑप्शनल चूज़ करना हो तो ऑप्शनल डिसाइड करो सबसे पहले। एक बार आपने सिलेबस डाउनलोड कर लिया, फिर आप एनसीईआरटीज़ रीड करोगे। एनसीईआरटीज़ आपको 6 से 12 तक की रीड करनी है, खासकर हिस्ट्री की। अगर आप पॉलिटी की बात करी जाए तो 11th क्लास की एनसीईआरटी भी सफिशिएंट होती है। उसके बाद फिर आप फाउंडेशनल बुक्स पे जाओगे। फाउंडेशनल बुक्स की भी हम बात करेंगे, सोर्सेज की थोड़ा आखिरी में जब ये क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन से सोर्सेज मैंने फॉलो किए हैं, तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे कि आप कौन कौन से सोर्सेज फॉलो कर सकते हो, है ना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछते हैं जो भेजा गया था। आई थिंक हाँ, चलो ये अच्छा हुआ क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि आपने सोर्स और बुकलेट कौन सी फॉलो करी है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ गया, तो बहुत अच्छा हुआ। अभी आपका आंसर तुरंत आई थिंक आंसर हो जाएगा। किसी भूपेंद्र कुशवाहा स्टूडेंट ने आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा था, तो उसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर बात करी जाए तो आई थिंक सोर्स लिस्ट ऐसी है जो सारे टॉपर्स सेम फॉलो करते हैं, बट तरीका ये है कि हमको वो फॉलो करनी है और एक ही सोर्स को लास्ट तक रखना है। तो अगर पॉलिटी की बात करिए तो लक्ष्मीकांत को बाइबल माना जाता है, बाइबल, गीता, कुछ भी बोल दो, क्योंकि वो हमको फॉलो करनी है एंड तक। आपकी प्रिपरेशन लेट से इस साल स्टार्ट हुई और अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है तो अभी प्रोसेस पूरी होने में 2 साल लग जाते हैं। 1 साल आपने तैयारी करना है और 1 साल आपने जो है पूरी प्रोसेस फॉलो करनी है। प्रीलिम्स के लिए भी आप पॉलिटी पढ़ोगे, फिर जब मेंस के लिए भी आप पॉलिटी लक्ष्मीकांत से पढ़ोगे, इंटरव्यू में भी आपको थोड़ा रिवीजन करना पड़ेगा क्योंकि करंट अफेयर वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको एक ही सोर्स फॉलो करना है, वो लक्ष्मीकांत काफ़ी है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि मेंस में लक्ष्मीकांत काम आती नहीं है, तो वहाँ पे आपको समझा दिया जाएगा। अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करोगे तो कुछ हम जो बेसिक कंपाइलेशन उनको फॉलो करके अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बना सकते हैं। लेकिन मेन किताब क्या है, पॉलिटी, वो लक्ष्मीकांत ही है, चाहे बिगिनर लेवल पे हो चाहे एडवांस लेवल पे हो, है ना। ये क्लियर हो गया होगा। और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हम सिर्फ एनसीईआरटी से ही कवर कर सकते हैं। जैसे अगर ज्योग्राफी की बात करी जाए तो 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी अपने आप में सफिशिएंट है पूरी प्रोसेस के लिए। मैंने कोई भी और वो किताब फॉलो नहीं करी है, ना ही कोई कंपाइलेशन फॉलो किया। आजकल बच्चे पीएमएफ का कंपाइलेशन फॉलो करते हैं ज्योग्राफी के लिए, बहुत अच्छा है, बट उसकी ज़रूरत नहीं है, सच है ना। कुछ लोग माजिद हुसैन इवन खुल्लर तक ले आते हैं जो कि सिर्फ ऑप्शनल में काम आती है, उसको भी फॉलो करने लग जाते हैं ना। तो इससे अच्छा ये है कि हम एक किताब की फॉलो करें। और मैंने आपको जैसे बताया कि इसके लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है ज्योग्राफी की अगर बात करी जाए तो, है ना। थर्ड, अगर इकोनॉमी की बात करी जाए बुक लिस्ट की, तो मैंने रमेश सिंह फॉलो करी थी जो मेन किताब है, बट थोड़ी सी टेक्निकल है, मतलब इन द सेंस बहुत हार्ड टू अंडरस्टैंड है। अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते हो तो बहुत अच्छा है, उस किताब जैसा कुछ है ही नहीं तोड़। लेकिन दिक्कत ये है कि आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाओगे तो कैसे काम चलेगा, बहुत टेक्निकल टर्म्स यूज़ किए गए हैं। तो इसलिए सबसे अच्छा जो किताब है वो आई थिंक इस समय विवेक सिंह है। उसकी लैंग्वेज भी थोड़ी ईजी है रमेश सिंह के कंपेरिजन में, और ऑलमोस्ट हर टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया हुआ है ना। तो आप विवेक सिंह को फॉलो कर सकते हो। मैंने पर्सनली रमेश सिंह को फॉलो किया हुआ था। तो जो इकोनॉमी जिन्होंने अगर ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़ा हुआ और अंडरस्टैंड करते हैं तो वो रमेश सिंह को भी फॉलो कर सकते हैं, है ना। ये 3 तो बड़े टॉपिक हो गए। इसके अलावा एक इन्वायरमेंट बड़ा टॉपिक है, तो मैंने शंकर आईएएस की किताब स्टार्टिंग में फॉलो करी थी, फिर मैंने आखिरी कुछ अटेम्प्ट में पीएमएफ आईएएस का जो है मटेरियल यूज़ किया हुआ है ना। इसके अलावा अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करी जाए तो स्पेक्ट्रम जैसी कोई किताब आज तक बनी नहीं है, बहुत ही छोटी और कंसाइज है। उसको आप इवन पॉकेट जैसी बुक होती है, पॉकेट में लेके जा सकते हो और उसको आप रीड करोगे बार बार, जितना अच्छे से वर्ड टू वर्ड आप उसको रट्टा मार लो इवन, वो आपको बहुत हेल्प करने वाली है।
अब एंशिएंट मिडीवल की बात करी जाए तो लोग ओल्ड एनसीईआरटीज़ और बहुत सारी चीज़ें मतलब रिकमेंड करते हैं। बट इसमें एक कोचिंग है बाजीराव रवि, उसकी एक येलो बुक्स आती हैं, मुझे पर्सनली बहुत पसंद थी। मतलब उसमें पूनम दलाल दहिया, इवन ओल्ड एनसीईआरटी सबका एक कंपाइलेशन अच्छे से किया हुआ था। मैंने वही यूज़ किया है और उससे अच्छे खासा मेरा जो है एंशिएंट मिडीवल में कॉन्फिडेंस बहुत रहा है। इवन आजकल क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं एंशिएंट मिडीवल में प्रीलिम्स में, तो लोग डरते रहते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये कुछ हो सकता है कि आप लोगों को नया सुनने को मिला हो। तो हाँ, जैसे एक क्वेश्चन आ ही गया कि क्या नाम है एनसीईआरटी तमिलनाडु की, ये सारी चीज़ें। तो मैंने जैसा बताया कि एंशिएंट मिडीवल के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ बाजीराव एंड रवि की येलो बुक आती है, अगर आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगी, यही फॉलो किया है। उसमें सबका कॉम्बिनेशन है, कुछ और पढ़ने की जरूरत मुझे फील हुई नहीं। और मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात करी जाए तो मैंने सिर्फ और सिर्फ स्पेक्ट्रम यूज़ की है। मैं मिनिमम सोर्सेस में बिलीव करने वाला हूँ और मैंने यही चीज़ आखिरी तक रिपीट करी। ये तो 5 मेन टॉपिक्स हो गए। एथिक्स के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी कि एथिक्स के लिए पीयूष सर के जो नोट्स हैं उसके टक्कर में कोई नहीं। लेक्सिकन थोड़ी सी आउटडेटेड हो गई, बहुत अच्छी किताब है लेक्सिकन, बट क्योंकि आजकल जो ज़माना हो गया है वो बहुत सारे कीवर्ड्स का, बहुत सारे आंसर्स, बहुत सारे एग्जांपल्स का हो गया। अच्छे आईएएस के एग्जांपल लिखो, अच्छे कंटेम्प्रेरी एग्जांपल लिखो, अच्छे हिस्ट्री के एग्जांपल लिखो, उतना मटेरियल अच्छा नहीं है वो लेक्सिकन। तो आप जो है ये पीयू सर के नोट्स को फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इंटरनेशनल रिलेशन कहाँ से फॉलो करना है, इंटरनल सिक्योरिटी कहाँ से फॉलो करना है, तो उसके लिए तो फिर छोटे छोटे कंपाइलेशन है, मेरे खुद के नोट्स वगैरह अवेलेबल है, वो मैं अगेन अपने टेलीग्राम पे शेयर करूँगा, देव तोमर 1997, आप उसको फॉलो कर सकते हो, है ना। ठीक है, अब अगर बात करी जाए हाँ, एक क्वेश्चन और आ जाता है कि सिलेबस समझ में नहीं आता है, बहुत लोग बोलते हैं, या फिर ये बोलते हैं कि सिलेबस को एनालाइज कैसे करना है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो आपने सिलेबस को डाउनलोड किया तो एनालाइज करने का सबसे सिंपल तरीका ये कि सिलेबस आपके सामने है, किताब आपके सामने है, आप इन दोनों को जोड़ो कि सिलेबस में लिखा हुआ है ये चीज़ और ये चीज़ किताब में यहाँ पे दी गई है, तो ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है, बाकी चीज़ें हिस्सा नहीं है। उसको फिर और तोड़ लो। जैसे पहला चैप्टर अगर हिस्टोरिकल एंटरप्रेन्योरिंग है, वो आपके सिलेबस का पार्ट भी, उसको और तोड़ो कि हिस्टोरिकल एंटरप्रेन्योरिंग में आता क्या क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है, पिट्स इंडिया एक्ट आता है, सारे जो एक्ट है वो सारी चीज़ें आती हैं। तो सिलेबस को तोड़ना है, अंडरस्टैंड करना है और ब्रिक्स फॉर्म में उसको फॉर्म कर लेना है, और हमारे एक मोटा कट्टा चिट्ठा बन जाएगा कि ये चीज़ें हमको फॉलो करनी है, इससे हमारा काम हो जाएगा। तो आई थिंक सिलेबस को एनालाइज करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले तो ये कि ऑफिशियल सोर्स पे जाओ, हो सके तो यूपीएससी की ऑफिशियल साइट से आप सिलेबस डाउनलोड कर लो। उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया उसको आप ब्रेक डाउन कर लो और आपकी किताब से उसको मैच कर लो कि ये चीज़ें आपको यहाँ से फॉलो करनी है ना। अब अगेन एक क्वेश्चन और आता है, वो आता है कि टॉपर्स की जो आंसर कॉपीज़ हैं उसका कितना बड़ा रोल है। तो ये मैंने बीच में वैसे आंसर कर दिया था कि जब मैं बात कर रहा था कि मल्टी डायमेंशनल ऐसे आंसर कैसे लिखना है। एक क्वेश्चन उससे पहले भी आया था कि मल्टी डायमेंशनल ऐसे लिखा जाता है, बट ये लिखना कैसे है। तो उसी टाइम पे मैंने इस चीज़ का आंसर कर दिया था कि टॉपर्स की कॉपीज़ का बहुत बड़ा रोल वहाँ पे आ जाता है। दोबारा से ये क्वेश्चन आया है तो ये थोड़ा सा रिवर्स वे में पूछा गया, बट चीज़ वही है। टॉपर्स की आंसर कॉपी को हम यूटिलाइज करेंगे गैप फिलिंग के लिए। अब ये गैप फिलिंग क्या होती है कि लेट से आपके सामने एक क्वेश्चन आया है, कोई भी क्वेश्चन है, रैंडम क्वेश्चन है, चाहे वो GS1 का है, GS2 का, आपने उसमें बहुत अच्छा आंसर लिख लिया। अब आपके सामने आपका आंसर है, आप क्या करोगे, टॉपर्स की आंसर कॉपीज देखोगे और उसमें क्या है कि आप कोशिश करोगे कि उससे मिलता जुलता कोई आंसर या फिर मिलती जुलती थीम का कोई आंसर आपको दिख जाएगा, वो आपके सामने रखा हुआ है। तो फिर आप ये देखोगे कि आपका जो आंसर था और जो टॉपर का आंसर है उसमें गैप्स कहाँ पे, मतलब गैप्स क्या हैं, आपका आंसर इतना जेनरिक क्यों लग रहा है, टॉपर्स ने वहाँ पे कैसे वैल्यू एडिशन किया हुआ है, जबकि आपने सोर्स भी सेम फॉलो किया हुआ है। वहाँ से आप सीखो इंट्रोडक्शन कैसे बेटर लिखा हुआ है, या फिर इंट्रोडक्शन को शॉर्ट कैसे किया गया है, पूरे फ्रेजेस नहीं यूज़ किए गए, पूरे सेंटेंसेस यूज़ नहीं किए गए, शॉर्ट फ्रेजेस हैं, तो वो कैसे करना होता है, रीफ्रेमिंग कैसे करी जाती है हमारे बुलेट पॉइंट्स की। वहाँ से आप सारी चीज़ों को सीखोगे तो रिवर्स इंजीनियरिंग वाला प्रोसेस है, गैप्स आइडेंटिफाई करना, वो वहाँ से हमको सीखना है, वो टॉपर्स कॉपी का मेन पॉइंट होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ आंसर राइटिंग कर रहे हैं तभी हम टॉपर्स को एनालाइज करेंगे। इवन आंसर राइटिंग से पहले स्टार्टिंग में भी आपको टॉपर्स की आंसर कॉपी एक बार रेफर करनी है। वो किस लिए रेफर करनी है कि वहाँ से आपको ये देखना है कि टॉपर्स की स्ट्रक्चरिंग कैसे होती है। एक क्वेश्चन ये भी आया था स्ट्रक्चरिंग और फ्रेमिंग की, जिसका बेसिक आइडिया मैंने तो आपको दे दिया है, लेकिन वो वाई बर्ड दिया है। लेकिन जब आपके सामने एक विजुअलाइजेशन मिल जाएगा कि ये इस तरह से स्ट्रक्चर करते हैं, यहाँ पे इस तरह से माइक्रो डायग्राम्स डालते हैं, केस स्टडीज के अलग से बॉक्स बना देते हैं, फ्लो चार्ट भी यूज़ कर लेते हैं, तो आपको और बेटर समझ में आ जाएगा, विजुअलाइजेशन से अच्छे समझ में आता है। तो वो वाला रोल प्ले भी टॉपर्स की आंसर कॉपी करती है। इसका मतलब ये है कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो आंसर राइटिंग तब भी टॉपर्स की आंसर कॉपी का बहुत बड़ा रोल है, और जब आप फॉलो करोगे आंसर राइटिंग तब भी टॉपर्स कॉपी का बहुत बड़ा रोल प्ले है। तो इस तरह से आपको जो है टॉपर्स की आंसर कॉपी को सामने ही रखो, मैं तो ये कहता हूँ, और उसको जो है आप साथ साथ आंसर राइटिंग के प्लान के साथ फॉलो करते रहो, है ना। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा इसके बारे में, ना। अब एक क्वेश्चन, हाँ, एक क्वेश्चन नोट मेकिंग का आया था कमेंट सेक्शन में भी, और एक बहुत सुंदर क्वेश्चन भेजा है एक स्टूडेंट ने कि खुद के नोट्स बनाने हैं या फिर टॉपर के नोट्स फॉलो कर लेने हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मुझे ये लगता है कि इसको आंसर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं अगर अपनी स्ट्रेटजी की बात करी जाए तो मैंने इसको मिक्स एंड मैच किया था। जैसे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें टॉपर्स के आंसर जो नोट्स हैं बहुत अच्छे हैं,
जैसे अगर इंटरनल सिक्योरिटी की बात करी जाए, तो एक स्मृति मिश्रा मैम हैं जिनकी आई थिंक रैंक अच्छी आई थी 2020 टू 23 में, तो उनके नोट्स मुझे अवेलेबल हो गए थे। उससे पहले मैं अपने खुद के नोट्स यूज़ करता था। अब उनके नोट्स जब मेरे को मिले तो वो और छोटे थे, मतलब सिर्फ 29-30 पेजेस के थे, और मेरे नोट्स से थोड़े से बड़े थे, 40-50 पेजेस के थे, और थोड़े ज़्यादा क्रिस्प थे, ज़्यादा अच्छे कीवर्ड्स थे। तो फिर मैंने ये किया कि अपने नोट्स को साइड में रख दिया, उन नोट्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अगर दोनों नोट्स यूज़ करेंगे तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं मिक्स एंड मैच, कि अगर कोई अच्छा नोट्स अगर डायरेक्टली आप यूटिलाइज कर सकते हो, आपकी प्रिपरेशन उस लेवल पे पहुंच गई है। इनिशियली में तो आपको खुद की नोट मेकिंग करनी चाहिए, क्योंकि आपको उससे लर्निंग भी होती है, और जैसा बोलते थे ना बचपन में कि लिखते लिखते याद भी हो जाता है, तो वो चीज़ भी होती है। लेकिन जब आप एडवांस लेवल पे हो, आपने प्रीलिम्स निकाल लिया और आपका मेंस आने वाला है, या फिर थोड़ा आप एडवांस तक पहुंच गए, इवन आपने प्रीलिम्स नहीं निकाला है, तो आपको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, तो आप ये कोशिश करो कि कुछ चीज़ों में जो है दूसरों की जो नोट्स हैं, टॉपर्स के नोट्स हैं, आप डायरेक्टली भी यूटिलाइज कर सकते हो, मिक्स एंड मैच कर सकते हो स्ट्रैटेजीज को, है ना? ये चीज़ करनी चाहिए। और अब एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये भी आता है कि हमको डायरेक्टली नोट्स ही पढ़ने चाहिए, जैसे एकदम बिगिनर स्टूडेंट है कोई, अब ये बोलता है कि हमको नोट्स मिल जाए तो और अच्छा रहेगा, कि टेक्स्ट बुक्स पहले पढ़ना चाहिए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बिगिनर लेवल पे बहुत अच्छा है, कि जो स्टूडेंट ने नई नई तैयारी स्टार्ट करी है। तो मेरा ये मानना है कि आप स्टार्टिंग करो तो टेक्स्ट बुक से ही करो। यानी कि अगर आपने पढ़ाई की एकदम स्टार्टिंग करी हुई है ना, तो आप कोशिश ये करो कि टेक्स्ट बुक से पढ़ाई करो, उससे आपकी लर्निंग अच्छी होगी। फिर धीरे धीरे अगर आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है और आप शॉर्ट नोट्स से अंडरस्टैंड कर सकते हो, फिर आपको नोट्स पे शिफ्ट होना चाहिए। एक बेसिक आइडिया तो आपको होना चाहिए ना टेक्स्ट बुक का। जैसे लेट से आपने एनसीईआरटी खत्म करी, आप ये प्रोसेस फॉलो करो। सबसे पहले आपने एनसीईआरटी खत्म करी, फिर आपने जो टेक्स्ट बुक फॉलो करी, उसके बाद में आप रिवीजन के लिए नोट्स वगैरह का यूज़ कर रहे हो, चाहे वो खुद के नोट्स हो या फिर टॉपर्स के नोट्स हो। ये प्रोसेस अच्छी रहती है। हाँ, अगर किसी का बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज़ का रहा है और किसी को अंडरस्टैंडिंग है बेसिक लेवल की पहले से ही, तो वो हो सकता है कि टेक्स्ट बुक को ना रेफर करे और डायरेक्टली नोट्स पे चला जाए, क्योंकि उसका बैकग्राउंड है उस चीज़ में, वो डायरेक्टली शॉर्ट नोट्स को अंडरस्टैंड कर सकता है ना? ये चीज़ है। हाँ, अगर किसी मार्केट में किसी कोचिंग का शॉर्ट मटेरियल मिल रहा है और वो ऑलमोस्ट किताब जैसे ही ज़्यादातर चीज़ें उसमें अच्छे से अंडरस्टैंड करी हुई हैं, तो उसको आप रेफर कर सकते हो। और वो इतना शॉर्ट होता भी नहीं है। जैसे पीडब्ल्यू वगैरह के कुछ छोटे नोट्स आते हैं रिवीजन के लिए, वो इतने शॉर्ट नहीं होते हैं, मतलब 100-120 पेजेस के होते हैं, तो वो उसको फॉलो कर सकते हैं ना, अगर एडवांस लेवल है। जैसे स्टूडेंट ने बोला भी एक ने कि अगर आई एम फॉलोइंग द कोचिंग नोट्स विच आर एडवांस, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, है ना? ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आई थिंक हो गया। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है, जो मैंने थोड़ा-थोड़ा आंसर कर ही दिया था, क्योंकि हम लाइन बाय लाइन चल रहे हैं सारे क्वेश्चन को लेते हुए, कि वैल्यू एडिशन कैसे करना चाहिए, है ना? तो मैंने उसको मेंशन भी किया था कि डायग्राम्स भी एक अच्छा वैल्यू एडिशन होते हैं, सुप्रीम कोर्ट केसेस भी होते हैं, कमिटी का कंपाइलेशन भी होते हैं। तो अब ये सारी चीज़ कैसे करनी है? तो अगेन इसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा कमिटी का कंपाइलेशन भी है, और बहुत अच्छा एक जो है सुप्रीम कोर्ट केसेस का कंपाइलेशन भी है, जो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। आईडी अगेन सेम है, देव प्रभाकर 1997, आप उसको फॉलो करना, आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तरीका, अगर आपको अगर प्रोसेस भी जानना ही है वैल्यू एडिशन की, तो थोड़ा थोड़ा मैंने आइडिया दे दिया था। जितने ज़्यादा आप सुप्रीम कोर्ट केसेस को डालोगे आंसर्स में, CS2 की अगर बात करी जाए, जितने ज़्यादा कमिटीज़ को रिकमेंड करोगे कंक्लूजन में, उतना अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। ज्योग्राफी की बात करिए, जितने आप मैप्स को इंक्लूड कर दोगे, शॉर्ट मैप्स अगर आपके सामने आपने उनकी प्रैक्टिस करी हुई है, अच्छा वैल्यू एडिशन हो जाएगा। यहाँ पे मैगजीन्स का भी रोल प्ले हो जाता है। मैगजीन्स में आपने कोई लेटेस्ट करंट अफेयर पढ़ा, वो आप बुलेट पॉइंट्स में डाल रहे हो, एग्जाम्पल्स में डाल रहे हो, कोई लेटेस्ट चीज़ें केस स्टडीज के रूप में डाल रहे हो लेटेस्ट करंट अफेयर्स को, बहुत अच्छा आपका इंपैक्ट पड़ जाएगा। तो चीज़ें क्या है, वही है, करंट अफेयर्स आपने पढ़ा, वहाँ से कोई अच्छी केस स्टडी आपको मिल गई, कोई इंटरनेशनल केस स्टडी आपने उठा ली एथिक्स की, वो आपने अपने आंसर में डाल ली, तो वही वैल्यू एडिशन बन जाता है। कोई अच्छा आपने एग्जाम्पल देख लिया कि ये वाले आईएएस ने यहाँ पे ये काम किया, उसको आपने एथिक्स में डाल दिया, बहुत अच्छा केस मतलब वैल्यू एडिशन हो जाता है। तो वैल्यू एडिशन के सोर्सेज क्या क्या है? एक तो करंट अफेयर्स है, इंटरनेशनल केस स्टडीज है, नेशनल केस स्टडीज हैं, कुछ जो आईएएस हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं वो भी वैल्यू एडिशन क्रिएट कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट केसेस हैं जहाँ पे कुछ अच्छी बात उन्होंने बोली है, कुछ अच्छी बात बताई है, कमिटीज़ हैं उनकी क्या नाम है, रिकमेंडेशन है। जैसे कुछ कमिटीज तो बहुत फेमस, सेकंड यासी एक बहुत फेमस कमिटी, हर कोई उसको सुनता है और रिकमेंडेशन यूज़ करता है। इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी कमिटीज़ भी हैं, चाहे वो सचिन बोस कमेटी हो, चाहे वो उर्जित पटेल कमेटी हो, अगर इकोनॉमी की बात करी जाए, बहुत सारी कमिटीज इनकम रिकमेंडेशन को अपने आंसर में बार बार रिपीटेडली यूज़ कर सकते हैं ना, ये है। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, कि यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कब से करनी चाहिए, है ना? मतलब क्या एक राइट टाइम होता है यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करने का? जैसे मैंने तो अगर देखा जाए तो काफ़ी लेट स्टार्ट करी, यानी कि ग्रेजुएशन हो गया, फिर जॉब भी कर ली, अच्छी खासी साइंटिस्ट की पोजीशन थी, उसको छोड़ के फिर तैयारी स्टार्ट करी। हाँ, थोड़ी बहुत पहले कर ली थी, और पहला अटेम्प्ट तो ऐसी ही मौज मस्ती में दे दिया था, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। अगर हो सके और आप स्टार्टिंग से डेडिकेटेड हो, तो आई थिंक सबसे अच्छा टाइम होता है कि आप लास्ट ईयर, कॉलेज का लास्ट ईयर उतना ज़्यादा हेवीली डोमिनेटेड होता नहीं है, उससे आप स्टार्ट कर सकते हो। तरीका ये है कि आपको 1 साल पूरा तैयारी के लिए तो चाहिए।
अगर लास्ट ईयर में आप कर सकते हो तो वो कर लो, नहीं तो उससे भी बेटर तरीका ये है कि आप लास्ट ईयर पूरा होने के बाद फिर 1 साल दे दो पूरी तैयारी के लिए अलग से। चाहे वो फाउंडेशन कोर्स जॉइन करना है तो फाउंडेशन कोर्स जॉइन कर लिया, मैंने कोई कोर्स जॉइन किया नहीं था फाउंडेशन, तो लेकिन फिर 1 साल आपको प्रॉपर देना है जिसमें आप अपने बुक्स अपने सामने रखो, बुक से अप्लाई करना है तो बुक से, अगर कोई आपने कोर्स वगैरह बाय कर रखा है ऑनलाइन, प्रॉपर फाउंडेशन कोर्स नहीं है लेकिन किताबों को एक्सप्लेन कर रहा है तो वो आपने ज्वाइन किया, उसको पहले फिनिश किया, फिर आपने रिवीजन का शेड्यूल बनाया, मेंस के आंसर राइटिंग का शेड्यूल बनाया और प्रॉपर फॉलो किया 1 साल का प्लान। यानी कि 1 साल आपको तैयारी के लिए लगेगा। सही टाइम क्या है कि या फिर तो आप कॉलेज का लास्ट ईयर या फिर कॉलेज कंप्लीट होने के बाद आप 1 साल डेडिकेटेडली इसको दे सकते हो, है ना? ये राइट टाइम हो जाता है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये था कि यूपीएससी की तैयारी में कितने साल लगते हैं, तो वो मैंने ऑलरेडी आंसर आई थिंक कर ही दिया है कि आपको मोटा-मोटा 1 साल तैयारी के लिए मिनिमम चाहिए और 1 साल की साइकिल होती है, तो आपको फाइनल सिलेक्शन में मिनिमम 2 साल तो लग जाते हैं। ये पूरा एक मोटा-मोटा आइडिया है साल का, है ना? अब करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस और हैं, वो आई थिंक मैं सारे क्लब करके मैं इकट्ठे आंसर कर दूंगा। जैसे क्वेश्चंस क्या क्या हैं कि करंट अफेयर की तैयारी कैसे करनी है, मैगजीन पढ़ना है कि न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाता है, इंपॉर्टेंट क्या क्या होता है, हम इन सब पर डिस्कस कर लेंगे, सबको ले लेंगे। तो मेरा ये मानना है कि करंट अफेयर्स का रूल तो बहुत बड़ा है ही, क्योंकि आप जो इवन स्टैटिक सिलेबस पढ़ रहे हो, अगर आप उसका लिंकेज नहीं कर पा रहे हो करंट अफेयर्स से, तो उसका कुछ मीनिंग निकल के तो आता नहीं है ना। तो आप पढ़ना कैसे है, तो न्यूज़पेपर पढ़ना भी इंपॉर्टेंट तो है, क्योंकि इसमें खासकर, लेकिन सिर्फ हम इस पर भी डिस्कस करेंगे क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं, बट न्यूज़पेपर हम पढ़ सकते हैं, बट ज़्यादा टाइम नहीं देना है। मोस्टली जो हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रिपरेशन रहने वाला है इस पूरी तैयारी में, अगर आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे खुद से भी आपको पता पड़ जाएगा, वो है करंट अफेयर की मैगजीन्स, यानी कि जो कंपाइलेशंस आते हैं मार्केट में, है ना। आप उन कंपाइलेशंस को डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकते हो अपनी तैयारी के लिए, है ना। अब ये कंपाइलेशंस कौन से अच्छे होते हैं, तो आई थिंक सारी कोचिंग अच्छा बना रही है। मैंने पर्सनली विजन आईएएस का यूज़ किया हुआ था, उस कोचिंग के कंपाइलेशन को आप भी यूटिलाइज कर सकते हो, उसको फॉलो अप कर सकते हो। अब अगर न्यूज़पेपर की रीडिंग की बात करी जाए, तो न्यूज़पेपर रीडिंग में आपको सिर्फ जो एडिटोरियल्स आते हैं और जो आर्टिकल्स आते हैं इंपॉर्टेंट उसी पर ध्यान देना है। बाकी सारी जो न्यूज़ है उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आप मैगजीन्स को फॉलो कर रहे हो तो। अगर आप मैगजीन्स फॉलो नहीं कर रहे हो तो फिर हमको प्रॉपर न्यूज़पेपर रीडिंग करनी पड़ती है। तो मेरा तरीका ये रहता था कि मेरे 2 स्लॉट हैं, एक 40 मिनट्स का, दूसरा 40 मिनट्स का। स्टार्टिंग 40 मिनट्स में न्यूज़पेपर पढ़ लिया, उसमें एडिटोरियल्स पढ़ लिए। नेक्स्ट 40 मिनट्स में डेली लेवल पे मैं जो है थोड़े-थोड़े पढ़ता रहता था, क्या नाम है ये, मंथली कंपाइलेशंस को और इन सारी चीज़ों को। यहाँ से अच्छी नॉलेज मिलती है और यहाँ से डायरेक्टली हम कीवर्ड्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं आंसर राइटिंग में भी और प्रीलिम्स के लिए भी। तो ये हो गया कि हमको क्या चीज़ें पढ़नी है क्या नहीं। हमको न्यूज़पेपर और मैगज़ीन दोनों साथ में लेके चल सकते हैं। मेन सोर्स हमारा रहने वाला है मंथली कंपाइलेशन यानी कि मैगज़ीन्स, उसको हमें यूटिलाइज़ करना है ना। अब ये क्वेश्चन भी आता है कि यूपीएससी मैगजीन कितनी इंपॉर्टेंट है, तो उसको आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट आंसर कर दिया है कि मैगजीन्स ही हमारी प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रिपरेशन होने वाली है। बट ये चीज़ भी हमको जाना है कि आजकल मैगजीन्स का भी शॉर्ट फॉर्म आ गया, यानी कि लोग ये करते हैं मैगजीन्स नहीं पढ़ते हैं, पीटी 365 पढ़ते हैं आखिरी में जब प्रीलिम्स आने वाला होता है, और मेंस 365 पढ़ते हैं एकदम आखिरी में जब मेंस आने वाला होता है। अब ये आइडिया हमको थोड़ा होना चाहिए कि हम पूरे साल भर का करंट अफेयर को एक छोटे से 100 पेज की बुकलेट में जो है कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। पूरा का पूरा साल भर का करंट अफेयर उसमें अगर डालेंगे तो कुछ चीज़ इग्नोर हो जाएंगी। मैं आपको पर्सनल एग्जांपल बताऊंगा प्रैक्टिकल। इस साल एक क्वेश्चन आया था पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट वाला, और मैंने साल का मीन्स लिखा ही हुआ था। तो ये क्वेश्चन एकदम रैंडम फील हुआ हम लोगों को, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर जो है मीन्स 365 की रिवाइज करते थे, मैगजीन को थोड़ा आखिरी में आते थे, ढील दे देते थे। जबकि ये क्वेश्चन प्रॉपरली मैगजीन में एक्सप्लेन था, यानी कि अगर आप जून की मैगजीन उठा के देखोगे तो उस टाइम पे क्या है कि नीट का स्कैम हुआ था और गवर्नमेंट ये एक्ट लेके आई थी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट। तो वहाँ पे इस चीज़ का डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया था, सेम टू सेम जो क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आपका क्वेश्चन बेटर तरीके से आंसर हो जाता है। इसका मतलब ये है कि मैगजीन की ही डायरेक्ट इंपॉर्टेंस है, मैगजीन्स के जो और शॉर्ट फॉर्म्स आते हैं उनकी उतनी इंपॉर्टेंस अब आजकल नहीं रही है। यूपीएससी इस पर बहुत ध्यान दे रही है, उनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस अब आजकल बनते नहीं है ना। इस चीज़ का भी आपको बहुत ध्यान रखना है ना। अब ये क्वेश्चन ये भी था कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, तो आई थिंक मैंने आपको आंसर कर दिया कि अगर आप मैगजीन्स को फॉलो कर रहे हो तो आपको ज़्यादातर एडिटोरियल्स पे ध्यान देना है और वहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स पे ध्यान देना है, क्योंकि आपको आर्ग्यूमेंट्स हेल्प करेंगे आंसर राइटिंग में, है ना। जैसे मान के चलो कोई अच्छे ऑथर ने अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे एक अच्छे काउंटर आर्ग्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, तो अगर क्वेश्चन आता है क्रिटिकल एनालिसिस का, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर क्वेश्चन यूपीएससी एनालिसिस वाले एंगल से पूछता है। अगर हम मेंस की बात करें कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को क्रिटिकली एनालाइज करिए या फिर एनालाइज करिए, तो वहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट्स है वो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं ना। ये क्वेश्चन हमारी जब स्टार्टिंग में हमने देखा था कि हम बात कर रहे थे क्या नाम है आंसर राइटिंग की, तो वहाँ पे भी क्वेश्चन उठ के आया हुआ था। अब कुछ और क्वेश्चंस हैं, वो ये हैं टेस्ट सीरीज के बारे में कि टेस्ट सीरीज का रूल क्या है, टेस्ट सीरीज कब से ज्वाइन करना चाहिए, है ना। तो टेस्ट सीरीज की अगर बात करिए, अगर प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज की बात करिए, तो आप थोड़ा सा प्रिपरेशन के बाद भी स्टार्ट कर सकते हो। इन द सेंस अगर 2-3 महीने की प्रिपरेशन हो गई है तो 2-3 महीने में आपके बेसिक जो है फाउंडेशनल जो 5 टॉपिक्स हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी ये और हिस्ट्री, ये कंप्लीट हो जाएंगी, तो उसके बाद आप टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर सकते हो। टेस्ट सीरीज का मतलब ये है कि प्रॉपर अगर आपको ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज लगानी है तो स्टार्टिंग में सेक्शनल टेस्ट होते हैं, तो एक एक करके आप सेक्शनल टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो पढ़ाई करते करते, है ना। तो ये राइट टाइम होता है। अगर मेंस की टेस्ट सीरीज की बात करिए तो अगेन 3-4 महीने के गैप के बाद, जब आपका थोड़ा आंसर राइटिंग का भी
डेली आंसर राइटिंग तो आप बिना टेस्ट सीरीज के फॉलो कर सकते हो, पीवाईक्यू बेस्ड आंसर राइटिंग वो मैं फॉलो करता था। और इवन जैसे मैं एक मेंटर भी हूँ, तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो मेरे से पर्सनली जुड़े हुए हैं, तो उनको भी मैंने क्या प्लान फॉलो करवाया कि आप डेली आंसर राइटिंग पीवाईक्यू बेस्ड करिए। पीवाईक्यू हमारे सामने बहुत अच्छा सोर्स है, वहाँ से आपने क्वेश्चन उठाया, उसको लिखा और हमने आंसर राइटिंग कर सकते हैं डेली बेसिस पे। तो आप 3-4 महीने 5 महीने का ब्रेक लेने के बाद फिर आप टेस्ट सीरीज प्रॉपर, जब आप तैयार हो पूरा 3 घंटे का आंसर लिखने के लिए, तब आप टेस्ट सीरीज को स्टार्ट कर सकते हो, है ना। अब सबसे इम्पोर्टेंट और आखिरी क्वेश्चन ये है कि हमको पढ़ाई कितने घंटे करनी चाहिए और घंटे का रोल प्ले क्या होता है। तो अगर मेरी बात करी जाए तो देखो, पढ़ाई के घंटे हमको फिक्स करने हैं, तो आई थिंक 8 घंटे के आसपास मोटा मोटा फिक्स सही रहेगा। इससे ज़्यादा अगर हम करते हैं तो अच्छी बात नहीं है, कम करते हैं तो भी ठीक नहीं है। अगर आप बात करी जाए तो 8 घंटे मोटा मोटा सही है। दिक्कत ये आती है कि हमको प्रोडक्टिव वे में पढ़ाई करनी है। भले ही आप अगर 6 घंटे भी डेली बेसिस पे पढ़ाई कर रहे हो और आपके ज़्यादा प्रोडक्टिव 8 घंटे से, तो वो ज़्यादा बेटर है। आपने जो डेली टारगेट सेट किए हुए हैं, अगर आप डेली बेसिस पे उसको पूरे कर पा रहे हो, तो 6 घंटे में कर पा रहे हो, तो वो और भी अच्छा है। ज़रूरत नहीं है आपको पूरा 8 घंटे पढ़ने की। तो मेन तरीका ये होना चाहिए कि आपके पास एक प्लानिंग होना चाहिए, एक प्लानर होना चाहिए कि आपने सिलेबस को पहले ब्रॉड प्लान में तीन तीन महीने में डिवाइड किया हुआ है, उसको फिर आपने और छोटा डिवाइड किया हुआ है 10 दिन के प्लान में। उसने आप उसके बाद आपने डेली प्लान सेट किया हुआ है कि डेली मुझे इतना इतना खत्म करना है। करंट अफेयर मैगजीन के डेली 4-5 पेज खत्म करने हैं, डेली मुझे जो है इतने चैप्टर खत्म करने हैं, आज का मेरा प्लान ये है। अगर वो आपका प्लान 6 या 7 घंटे में पूरा हो जाता है, तो फिर मोटे मोटे आपको 8-9 घंटे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, बट ये है क्योंकि जब आप मेंस वाले आंसर राइटिंग वाले फॉर्मेट में जाओगे, धीरे धीरे प्रिपरेशन में आगे जाओगे, तो आपको पता पड़ेगा कि हाँ, 8-9 घंटे तो हमको पढ़ना ही पड़ता है। जब हम आंसर राइटिंग भी करेंगे, करंट अफेयर्स को भी साथ में लेके चलेंगे, करंट अफेयर्स साथ में होना चाहिए, साथ में हमारा आंसर राइटिंग भी चलना चाहिए, साथ में स्टैटिक सिलेबस भी चल रहा है, साथ में ऑप्शनल भी चल रहा होगा, तो 7 से 8 से 9 घंटे तो चलेंगे ही चलेंगे, है ना। लेकिन ये मेरी एक पर्सनल एडवाइस रहेगी कि इन सब चक्कर में आपको जो है हेल्थ का जो है साथ नहीं छोड़ना है। हेल्थ फिटनेस एक ऐसी चीज़ है जो आपको जो है पढ़ाई करने में और हेल्प करेगी और मोटिवेट करेगी, और उससे आपको अच्छा फील होगा, तो आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, प्रोडक्टिविटी आपकी अच्छी रहेगी। तो आपको 1-2 घंटे अगर आपको निकालना है, तो आप जिम जाओ, या फिर आपको 1-2 घंटे निकालना है, तो आप थोड़ा सा जो है कुछ भी एक्टिविटी कर लो, और उसके बेसिस पे आप साथ साथ में पढ़ाई करते रहो, है ना। ये तरीका है, और इसको अगर आप फॉलो करोगे तो आप जो है अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली मैनेज कर पाओगे, है ना। मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, टाइम मैनेजमेंट हो जाए, और लाइफ मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है कि आपने साथ साथ में फिटनेस को भी मेंटेन किया हुआ है, आपने साथ साथ में फैमिली को भी मेंटेन किया हुआ है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से फैमिली से भी कट ऑफ कर लेते हैं, अकेले में तैयारी कर रहे हैं, फिर लोनलीनेस फील करते हैं। क्योंकि अगेन मैंने बताया कि एक मेंटर भी हूँ, तो मेरे साथ 100 के आसपास स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो उनके फिर कॉल्स भी आते हैं कि सर अभी अकेला फील हो रहा है, तो हमको कैसे डील करना है और सारी चीज़ें कैसे हैंडल करनी है, तो वहाँ पे वो दिक्कत आ जाती है ना। तो ये चीज़ें हैं, आई थिंक मैंने आपके ज़्यादातर जो रिटन क्वेश्चंस थे वो आंसर कर दिए हैं। और वैसे तो ये था कि हम आखिरी में लेंगे जो स्टूडेंट ने क्वेश्चंस भेजे हैं उनको, बट आई थिंक मैंने रनिंग वे में भी सारे क्वेश्चंस को आंसर किया ही था। और अगर कुछ और क्वेश्चंस छूट गए हैं तो उनको मैं एक बार देख लेता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन ये आया था कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर 2027 एंड आई हैड कवर्ड प्रीलिम्स एंड मेन सिलेबस एंड नाउ ऑप्शनल इन मार्च आई एम एबल टू कवर एंड आई एम इन द फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज एंड थिंग्स आई हैव टू डू आफ्टर दिस, सर गाइड मी, इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। ये थोड़ा सा ज़्यादा एक ब्रॉड क्वेश्चन है, और इसके क्योंकि अब देखो इसमें क्या है कि हम अगर आप 2027 की टारगेट कर रहे हो और फर्स्ट साल में हो, और आपने प्रीलिम्स और मेंस को थोड़ा थोड़ा कवर कर लिया है, और ऑप्शनल भी आपका जो है मार्च में कंप्लीट हो गया, तो अब आपका मेन प्लान ये है कि आप प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपना प्लान बनाओ, जिसमें आप ये फॉलो करो कि आंसर राइटिंग आपको कैसे करनी है, डेली बेसिस पर आंसर राइटिंग करनी है, फिर आपको 3 आंसर 4 आंसर कैसे कैसे लिखना फॉरवर्ड करना है। आंसर राइटिंग आपका मेन प्लान होना चाहिए, और मल्टीपल रिविजन्स। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो मल्टीपल रिवीजन्स और आंसर राइटिंग, और साथ साथ में आप वीकली बेसिस पर प्रीलिम्स का एक टेस्ट फॉलो करते रहो, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को ना छोड़ो। फिर 3 घंटे का टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कर दो। ये आपका प्लान आगे का होना चाहिए। तो ये थोड़ा डिटेल्ड प्लान है। अगर आप डिटेल्ड प्लान की बात कर रहे हो तो अगेन टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, वहाँ पे मैं देव प्रभाकर 1997 ये सारी स्ट्रेटजी शेयर करता रहता हूँ। अब हम कुछ और क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। आई थिंक ये सारे क्वेश्चन, हाँ, आर्ट एंड कल्चर के लिए क्या क्या रेफर करना चाहिए। तो आर्ट एंड कल्चर की अगर बात करी जाए तो नितिन सिंघानिया की किताब एक बहुत अच्छी किताब मुझे लगती है पर्सनली। नितिन सिंघानिया मैंने यूज़ करी आर्ट एंड कल्चर के लिए। लोग फाइन आर्ट्स के एनसीईआरटी भी यूज़ करते हैं, वो भी अच्छा है, बट अगेन पर्सनल चॉइस है, तो नितिन सिंघानिया मेरी फेवरेट रही है। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो मैंने जैसे बताया कि वाजीराम एंड रवि की एक येलो बुक आती है, आप मेरे रिकमेंडेशन से एक बार यूज़ करके वो देखना, उसके उसके काफ़ी मुझे फ़ायदे लगे। इवन आर्ट एंड कल्चर के बहुत सारे टॉपिक्स वहाँ से कवर हो जाते हैं, तो आप इसको वहाँ से फॉलो कर सकते हो, है ना। तो ये क्वेश्चन आपका वो आंसर हो जाता है। और 1-2 क्वेश्चन हम और लेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन ये था, सर हाउ टू स्टे ऑन प्लान दैट वी प्रिपेयर फॉर प्री और मेंस बिकॉज इफ वन डे इज वेस्टेड एंड मोमेंटम इज लॉस्ट, हाउ टू टैकल दिस, प्लीज सजेस्ट दिस, है ना। तो ये भी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी हमारा मोमेंटम लॉस हो जाता है। तो देखो अब इसमें माइंडसेट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट आता है। मैं अपनी स्ट्रेटजी बताता हूँ। मेरे साथ भी ये बहुत हुआ है कि कभी कभी फ्रेंड्स के साथ चले गए, सैटरडे संडे पूरा वेस्ट हो गया।
अब दिक्कत ये आती है कि ज़्यादातर लोग ये करते हैं, जब भी उनका मोमेंटम लॉस हो जाता है तो उसके टेंशन में, उसके डिप्रेशन में 3-4 दिन और वेस्ट कर देते हैं कि अरे अब तो बहुत टाइम वेस्ट हो गया, अब हम कैसे रिकवर कर पाएँगे। बट मेरा ये रहता था कि अगर मैंने 2 दिन वेस्ट किए हैं, यानी कि मोटे-मोटे 8-8 16 घंटे वेस्ट किए हैं, तो मैं 8-8 16 घंटे 2 दिन में नेक्स्ट रिकवर कर लूँगा। यानी कि मंडे को मैं पढ़ूँगा 8 की बजाय 16 घंटे, तो पहले वाले 8 घंटे रिकवर हो जाएँगे। फिर ट्यूसडे को भी मैं 8 की बजाय 16 घंटे पढ़ूँगा, और जो है मुझे संडे वाले जो है 8 घंटे वेस्ट हुए, वो भी मुझे रिकवर करना है। यानी कि अगर आप ये करते हो, और ऑन एन एवरेज अगर आपकी जो पढ़ाई का आपने मोमेंटम बनाया हुआ है कि आप 8 घंटे पढ़ाई को दोगे, और आपके जो टारगेट्स हैं डेली और जो सारे टारगेट्स हैं वो आप फॉलो कर रहे हो, अगर आपने एक दिन छोड़ दिया तो अगले दिन डबल मेहनत करके पूरे कर रहे हो, या फिर थोड़ा-थोड़ा मेहनत, ऐसा नहीं है कि आप अगले दिन ही डबल मेहनत कर लो। कोई भी तरीका ये भी है कि आप नेक्स्ट 7 डेज़ का प्लान बना लो कि नेक्स्ट 7 डेज़ आप 8 की बजाय 10 घंटे पढ़ोगे और 7 डेज़ में रिकवर कर लोगे 2 दिन की मेहनत को। लेकिन ये रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिकवरी कर लेते हो तो आप उसको क्या नाम है कर लोगे फॉलो अप, है ना? अब एक स्टूडेंट का भी आंसर आया कि आपसे कांटेक्ट कैसे करना है, तो अब मोबाइल नंबर तो मैं यहाँ पे कैसे शेयर करूँ? हाँ, आपको पर्सनली डीएम में कर दूँगा, आप मेरे से इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो। देव प्रभाकर मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे आप मुझे कर देना, तो मैं आपसे कर लूँगा पर्सनली कॉन्टैक्ट भी, है ना? अभी मैं क्वेश्चंस और ले लेता हूँ, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन और थे। एक प्रज्ञा का क्वेश्चन था, सर इफ पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन ब्लैंक डज़ इट अफेक्ट एन इंटरव्यू मार्क्स? ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि जब हम सेक्शन 7 फिल करते हैं ना, इंटरव्यू के टाइम पे डेफ फिल करते हैं, आजकल प्रीलिम्स के टाइम पे फिल करवा लिया जाता है, तो ये पूछा जाता है कि अगर हमने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं है, पहला उसमें ये होता है कि आपकी पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या रही है। तो बहुत स्टूडेंट के डाउट मेरे पास आते थे कि अगर हमारे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नहीं, हम सिर्फ मॉनिटर थे, क्या उसको लिखें कि नहीं लिखें, या फिर कुछ भी नहीं लिखें तो भी कोई चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे अगेन, क्योंकि फ्रेंड सर्कल में लोग ऐसे हैं सिलेक्टेड वाले भी, कि जिन्होंने सेक्शन को ब्लैंक रखा हुआ था और इंटरव्यू मार्क्स भी अच्छे आए हैं, और बहुत सारे लोग का ऐसा है कि जिनके सारे सेक्शंस बहुत ओवरफिल्ड थे। पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी 7-8 हैं, और उसके नीचे जो स्पोर्ट्स वाला सेक्शन है उसमें 3-4 फिल किया हुआ है, हॉबीज़ भी 4-5-6 फिल करी हुई हैं, और उनके मार्क्स 110-120 में लैंड करे हैं। तो इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने डेफ में क्या-क्या भरा हुआ है। हाँ, ये है कि अगर आपने कुछ भी छोटा-मोटा भी किया है तो आप उसको भी लिख सकते हो। अगर आपके पास कुछ भी है, इवन क्लास मॉनिटर है, तो वो भी आप लिख सकते हो। लेकिन ये है कि मोस्टली उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि अगर कुछ ब्रॉड लेवल पे, अच्छे लेवल पे है तो हमको लिखना है, नहीं तो हम उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, खाली भी छोड़ सकते हैं, है ना? ये चीज़ है। तो आई थिंक मोस्टली हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ले लिए हैं। एक बार मैं और कोई अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो वो सॉल्व कर लेता हूँ, और नहीं तो फिर हम एंड करेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन है, थोड़ा-सा ब्रॉड ज़रूर है बट इसको आंसर करना ज़रूरी है। आई थिंक नितेश सिंह ने ये पूछा था कि आपने D1 से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक एक किताब को कितनी बार रीड एंड रिवाइज़ किया होगा? तो इसके रिलेटेड वैसे मैंने आंसर कर दिया है। मेरा मोटा-मोटा ये कहना है कि मल्टीपल बार रिवाइज़ करना है। यानी कि अगर आपका 1 साल का प्लान है कि आपको पहले अटेम्प्ट में एग्ज़ाम को निकालना है, तो जैसा मैंने आपको समझाया कि आपको टाइम तो लगेगा, मतलब इन द सेंस ये है कि पहली रीडिंग आपकी 2-3 महीने में कवर हो जाएगी। फिर कोशिश ये करना कि आप जो है नेक्स्ट जो आपकी तैयारी रहेगी उसमें एटलीस्ट हमारी 7 या 8 बार रिवीजन हो जाए। मतलब कि जब आपका प्रीलिम्स अगर 26 ही टारगेट कर रहे हो, तो आई थिंक 22 से 23 को प्रीलिम्स होने वाला है, तो मोटा-मोटा आपका मतलब 12 महीने रह गए। तो जब आप उस दिन जाओगे तो उससे पहले आपकी एक किताब 7 या 8 बार रिवाइज़ हो गई वो हो जाएगी। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, जब हम आखिरी के 4 महीने में एंटर करते हैं, जनवरी से लेकर जो आपका अप्रैल तक का समय होगा, वहाँ पे आपके मल्टीपल रिवीजन्स हो जाएँगे, क्योंकि वहाँ पे आप एकदम प्रीलिम्स वाले मोड में एंटर कर जाओगे। उससे पहले भी आप 2 या 3 बार तो रिवाइज़ कर ही सकते हो। ये मोटा-मोटा आइडिया। अब जिनके मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो जाते हैं, अगर मेरी बात करी जाए तो 5-6 अटेम्प्ट हो गए, तो पता नहीं 20 या 25 बार रिवीजन हो गया होगा। बट हम उस पे नहीं जाएँगे, हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा 5 या 7 बार एक रिवाइज़ हो जाए, जब हम एंटर करेंगे प्रीलिम्स वाले फेज़ में, है ना? तो आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चंस को ले लिया है, जितने भी इंपॉर्टेंट थे मैंने बीच में भी ले लिए थे, और जो भी रिटन क्वेश्चंस मेरे आसपास आए थे वो भी मैंने सारे आंसर करने की कोशिश करी है। तो ऑलमोस्ट हमने जो है सारे कवर किए हैं, और आपको इससे हेल्प मिली होगी। बाकी जैसा मैंने आपको बताया, आप मेरे से कनेक्ट कर ही सकते हो। टेलीग्राम पे मैंने आपको बताया ही था कि देव प्रभाकर 1997 आईडी है, और इंस्टाग्राम पे भी देव प्रभाकर के नाम से आईडी है। आप वहाँ से मेरे से कनेक्ट करिएगा। और बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, कमेंट सेक्शन में भी बात करके। बेस्ट ऑफ लक आप सब लोगों को, और आई थिंक आप सब भी क्वालिफाई करोगे और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करोगे, है ना?